तो स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक देखिए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है दोस्तों। इस क्वेश्चन में कह रहा है 7200 रुपए की एक धनराशि को, कह रहा है 7200 रुपए की एक धनराशि को एक्स, वाई और जेड में इस प्रकार बांटा जाता है कि एक्स को वाई और जेड के कुल हिस्से का एक तिहाई हिस्सा मिलता है तथा वाई को एक्स और जेड के कुल हिस्से का आधा हिस्सा मिलता है। हम कह रहा है कि एक्स का हिस्सा, कह रहा है कि एक्स का हिस्सा वाई के हिस्से से कितना कम है। कह रहा है एक्स का जो हिस्सा है वाई के हिस्से से कितना कम है। हाँ, ठीक है दोस्तों, आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा गया है और उस क्वेश्चन में कह रहा है कि तीन लोग थे, एक्स, वाई और जेड। हाँ, कह रहा है कि उन तीनों के बीच में 7200 रुपए की धनराशि बांटी गई। कह रहा है कि एक्स को जो रुपए मिले हैं वाई और जेड के कुल हिस्से का एक तिहाई हिस्सा मिला है, और वाई को जो रुपए मिले हैं एक्स और जेड के कुल हिस्से का आधा हिस्सा मिला है। कह रहा है कि बताइए एक्स का जो हिस्सा है वाई के हिस्से से कितना कम है। ये तो पूछ रहा है हम। आइए हम यहाँ पर सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, तीन लोग थे। एक एक्स था, एक वाई था, एक जेड था। हाँ, तो उन तीनों के बीच में कुल मिलाकर 7200 रुपए की धनराशि बांटी गई। और जब बांटी गई तो पता चला कि भैया एक्स का जो हिस्सा है, एक्स के जो हिस्सा है वाई और जेड के कुल हिस्से का एक तिहाई हिस्सा है। जब बांटा गया तो पता चला कि भैया एक्स का जो हिस्सा है वाई और जेड के कुल हिस्से का एक तिहाई हिस्सा है। मतलब हो गया, मतलब देखा जाए तो यदि वाई और जेड का कुल हिस्सा 3 यूनिट है तो एक्स का हिस्सा क्या है, 1 यूनिट है। तो ये क्या है, होगा ये कुछ और नहीं है, एक्स और वाई और जेड के हिस्से का अनुपात है। हाँ, हिस्से का अनुपात है। हाँ, आप मेरी बात से यहाँ तक सहमत है कहोगे? हाँ, हम आपकी बात से यहाँ तक सहमत है। हम आपकी बात से सहमत है। इसी प्रकार ये भी देखा गया, ये भी देखा गया कि वाई का जो हिस्सा, इसी प्रकार ये भी देखा गया कि वाई का जो हिस्सा है एक्स और जेड के हिस्से का आधा हिस्सा है। एक्स इसी प्रकार ये भी देखा गया कि वाई का जो हिस्सा है एक्स और जेड के हिस्से का आधा हिस्सा है। इसका मतलब ये है कि यदि वाई एक्स और जेड को कुल मिलाकर 2 यूनिट पैसा मिला था तो वाई को कुल मिलाकर 1 यूनिट पैसा मिला था। तो ये क्या है, तो वाई और एक्स प्लस जेड के हिस्से का अनुपात है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। थोड़ा मैं इधर लिख ले रहा हूँ जिससे और क्लियरिटी आ जाए। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है कहोगे? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा ठीक है। दोस्तों एक बात बताइए यहाँ पर अगर मैं इसके अनुसार देखूं तो दोस्तों अगर मैं इसके अनुसार देखता हूं तो यदि वाई और जेड को कुल मिलाकर 3 यूनिट पैसा मिला है तो एक्स को कुल कितना यूनिट पैसा मिला है, तो 1 यूनिट पैसा मिला है। Okay। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर इसके अनुसार देखूं दोस्तों, अगर मैं इसके अनुसार देखता हूं तो वाई और जेड को यदि कुल मिलाकर 3 यूनिट पैसा मिला है तो एक्स को कुल मिलाकर 1 यूनिट पैसा मिला है। तो इस प्रकार देखा जाए तो तीनों को कुल मिलाकर 4 यूनिट पैसा मिला है। हाँ, 4 यूनिट पैसा मिला है। आप मेरी बात से सहमत कहोगे? हाँ। लेकिन अगर यहाँ पर देखता हूँ दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो यदि एक्स और जेड को कुल मिलाकर 2 यूनिट पैसा मिला है तो वाई को कुल मिलाकर 1 यूनिट पैसा मिला है। तो इस प्रकार देखा जाए तो यहाँ पर तीनों को कुल मिलाकर 3 यूनिट पैसा मिला है। हाँ। दोस्तों ऐसे कैसे हो सकता है कि यहाँ पर तीनों को कुल मिलाकर 4 यूनिट पैसा मिला है और यहाँ पर कुल मिलाकर तीनों को 3 यूनिट पैसा मिला है? जब क्वेश्चन एक ही है तो यहाँ पर जितना रुपए तीनों को मिला है, जितना पैसा यहाँ पर तीनों को मिला है उतना ही तो पैसा यहाँ पर मिला हुआ कहोगे? हाँ। दोस्तों अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो 4 यूनिट पैसा सबको मिला है, तीनों को मिलाकर मिला है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो तीनों को कुल मिलाकर 3 यूनिट पैसा मिला है कहोगे? हाँ। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? दोनों स्थितियों में तो बराबर पैसा तीनों को मिला होगा कहोगे? हाँ, तीनों को बराबर पैसा मिला होगा। जितना पैसा यहाँ पर तीनों को मिला है उतना ही पैसा यहाँ पर मिला होगा। हाँ, लेकिन यहाँ पर तो बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों स्थितियों में तीनों को बराबर पैसा मिला होगा। हाँ, तो बराबर करना पड़ेगा कहोगे? हाँ। तो हमें बराबर किसको करना है? देखिए यहाँ पर देखा तो यहाँ पर तीनों को 4 यूनिट पैसा मिला, यहाँ पर तीनों को 3 यूनिट पैसा मिला। तो हमें 4 और 3 को बराबर करना है। ठीक है, तो देखिए जिसको बराबर करना होता है उसका एलसीएम लेते हैं। तो 4 और 3 लगातार संख्याएं होने के कारण इनका एलसीएम क्या है, 12 आया। अब क्या करना होगा देखिए, पहले 4 को बराबर करते हैं तो 4 से अब एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो आएगा 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर आया था 3। हाँ, तो 3 से मुझे एलसीएम को डिवाइड करना पड़ेगा कहोगे? हाँ। जब एलसीएम को डिवाइड करूंगा तो आएगा 4। हाँ, क्या आएगा? 4 आएगा। तो मैं यहाँ पर 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। यहाँ पर ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ।
कोई दिक्कत नहीं, परेशान तो नहीं। तो अब दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तीनों व्यक्तियों को जितना रुपए पैसे मिले हैं, उतने ही पैसे वास्तव में यहाँ पर तीनों को मिले हैं। अब सारी चीजें सही है कहोगे, हाँ, अब सारी चीजें सही है। ठीक है। एक बात बताइए दोस्तों, आप इसे देख कर बताइए, यहाँ पर आप देख कर बताइए कि एक्स को कुल कितने रुपए मिले हैं कहोगे। देखिए, एक्स को यहाँ पर देखा जाए तो कुल मिलाकर 3 यूनिट पैसे मिले हैं और वाई जेड को कुल मिलाकर 9 यूनिट पैसे मिले हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर बताइए वाई को कुल कितने रुपए मिले कहोगे। देखिए, वाई को कुल मिलाकर 4 यूनिट पैसे मिले हैं, हाँ, और एक्स और जेड को कुल मिलाकर 8 यूनिट पैसे मिले, हाँ। ठीक है। दोस्तों, एक्स को कुल कितने यूनिट पैसे मिले कहोगे, 3 यूनिट पैसे मिले हैं। ठीक है। वाई को कुल कितने यूनिट पैसे मिले कहोगे, देखिए 4 यूनिट पैसे मिले हैं, हाँ। ठीक है। जेड को कुल कितने यूनिट पैसे मिले कहोगे, देखिए एक्स और जेड को कुल मिलाकर 8 यूनिट पैसे मिल रहे हैं, जिसमें से एक्स की भागीदारी कुल मिलाकर 3 यूनिट की है। तो इस प्रकार देखा जाए तो जेड को 5 यूनिट पैसे मिले, 5 यूनिट पैसे मिले, हाँ। आप यहां से भी निकाल सकते थे, कोई जरूरत नहीं था। तो मैंने पूछा कि बताइए जेड को कुल कितने रुपए मिले कहोगे। देखिए, वाई और जेड को कुल मिलाकर 9 यूनिट रुपए मिले हैं, जिसमें से वाई की भागीदारी 4 यूनिट की है, इसलिए देखा जाए तो एक्स जेड को कुल मिलाकर 5 यूनिट पैसे मिले, हाँ। तो इस प्रकार अगर मैं यहाँ पर इसके अनुसार देखता हूं तो एक्स को कुल मिलाकर यदि 3 यूनिट पैसे मिले हैं, तो वाई को कुल मिलाकर 4 यूनिट पैसे मिले हैं और जेड को कुल मिलाकर 5 यूनिट पैसे मिले हैं। तो इस प्रकार दोस्तों ये कुछ और नहीं है, इनके हिस्से का अनुपात है, हाँ। ठीक है। एक बात बताइए, अगर एक्स को 3 यूनिट पैसे मिले हैं, वाई को 4 यूनिट पैसे मिले हैं और जेड को कुल मिलाकर 5 यूनिट पैसे मिले हैं, तो इस प्रकार देखा जाए तो इनको कुल मिलाकर 4 3 7 7 5 12, इनके बीच में कुल मिलाकर 12 यूनिट रुपए का बंटवारा किया गया होगा कहोगे, हाँ, 12 यूनिट रुपए का बंटवारा किया गया था। तो इस प्रकार देखा जाए तो इनके बीच में कुल मिलाकर 12 यूनिट रुपए का बंटवारा किया गया था, लेकिन 12 यूनिट का नहीं किया गया था, 7200 रुपए का किया गया था। मतलब 12 यूनिट बराबर है 7200 रुपए, हाँ। तो 1 यूनिट कितने के बराबर है कहोगे। देखिए, 1 यूनिट 12 72, 600 के बराबर है। 1 यूनिट जो है 600 के बराबर है। आप मेरी बात से यहाँ तक सहमत है कहोगे, हाँ, हम आपकी बात से यहाँ तक सहमत है, हम आपकी बात से यहाँ तक सहमत है। ठीक है। दोस्तों, हमसे क्या पूछ रहा है कहोगे, हमसे कह रहा है कि बताइए एक्स और वाई के हिस्से का अनुपात क्या है। तो एक्स को कुल कितना यूनिट पैसा मिला कहोगे, 3। वाई को कुल कितना यूनिट पैसा मिला कहोगे, 4। इस प्रकार देखा जाए तो इनके हिस्से के बीच का अनुपात क्या, अंतर क्या कहोगे, 1 यूनिट का है। और 1 यूनिट कितने रुपए को रिप्रेजेंट कर रहा है कहोगे, 600 रुपए को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस प्रकार देखा जाए तो एक्स और वाई के हिस्से के बीच का जो अंतर है वो 600 रुपए का है। क्या है, 600 रुपए का है, हाँ। यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई हैं अच्छे से कि नहीं कहोगे, हाँ। यहाँ तक सारी चीजें बहुत अच्छी वे में समझ में आ गई हैं, क्योंकि आपने अच्छे तरीके से समझाया मुझे। ठीक है। अब आइए दोस्तों, हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आप इस क्वेश्चन को देख रहे कहोगे, हाँ, इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। इस क्वेश्चन को आप देख रहे कहोगे, हाँ। और ये इस क्वेश्चन को देखिए क्या कहना चाह रहा है कहोगे। देखिए, हमसे ये क्वेश्चन कह रहा है कि पी की आय जो है क्यू की आय से 20% अधिक है, मतलब 1/5 अधिक है। अगर दोस्तों पी की आय जो है क्यू की आय से 1/5 अधिक है, तो पी की आय है कितनी कहोगे। पी की आय वास्तव में क्यू की आय की 6/5 गुनी है, हाँ, 6/5 गुनी है। इसका मतलब ये है कि यदि क्यू की आय 5 यूनिट है तो पी की आय क्या है, 6 है, हाँ। कह रहा है पी की आय जो है क्यू की आय से 20% अधिक है। आगे कह रहा है तथा क्यू की आय तथा कह रहा है तथा क्यू की जो आय है आर की आय से 25% कम है, मतलब एक चौथाई कम है। अगर दोस्तों क्यू की आय जो है आर की आय से 1/4 कम है, तो क्यू की आय है कितनी होगी, क्या कहोगे। देखिए, क्यू की आय जो है क्यू की जो आय है आर की आय का 3/4 है, हाँ। ठीक है। अगर क्यू की आय जो है आर की आय से 25% कम है, मतलब 1/4 कम है, तो क्यू की आय है कितनी कहोगे। क्यू की आय वास्तव में आर की आय का 3/4 है, हाँ। ठीक है। आगे हमसे क्या कर रहा है कहोगे, हमसे कह रहा है कि बताइए पी क्यू और आर की आय का अनुपात क्या होगा। पी क्यू आर की आय का अनुपात क्या होगा, पी क्यू आर की आय का अनुपात क्या होगा, हाँ। आइए हम यहाँ पर पता करने की कोशिश करते हैं कि आखिर तीनों व्यक्तियों के आय का अनुपात क्या होगा, हाँ। दोस्तों 3 व्यक्ति थे, एक पी था, एक क्यू था, एक आर था, हाँ। दोस्तों हमसे कह रहा है पी की जो आय है, मैंने कहा हाँ, देखिए हमसे कह रहा है पी की जो आय है क्यू की आय से 20% अधिक है, मतलब 1/5 अधिक है। अगर दोस्तों पी की आय जो है क्यू की आय से 1/5 अधिक है, तो पी की आय है कितनी को, पी की आय वास्तव में क्यू की आय का 6/5 गुनी है, 6/5 है। पी की आय जो है क्यू की आय का 6/5 है। इसका मतलब यही है कि यदि क्यू की आय कुल मिलाकर 5 यूनिट है, तो पी की आय कुल मिलाकर 6 यूनिट है, हाँ। ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इसी प्रकार दोस्तों हमसे और क्या कर रहा है कहोगे। देखिए, इसी प्रकार हमसे और क्या कर रहा है कहोगे। देखिए, हमसे कह रहा है क्यू की जो आय है, हमसे कह रहा है क्यू की जो आय है, हमसे क्या कह रहा है और क्या होगा। देखिए, हमसे कह रहा है क्यू की जो आय है, मैंने कहा कह रहा है कि आर की आय से 25% कम है, मतलब 1/4 कम है,
हाँ, अगर दोस्तों क्यू की आय जो है आर की आय से 1/4 कम है, तो क्यू की आय है कितनी को, क्यू की आय वास्तव में आर की आय का 3/4 है। आर की आय का 3/4 है। इसका मतलब यही है कि यदि क्यू की आर की आय कुल मिलाकर 4 यूनिट है, तो क्यू की आय कुल मिलाकर 3 यूनिट है। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है। या अगर दोस्तों मैं यहाँ पर देखता हूँ तो पी और क्यू की आय का अनुपात 6:5 है। यहाँ पर अगर देखता हूँ तो क्यू और आर की आय का अनुपात जो है, क्यू और आर की आय का अनुपात 3:4 है। आप यहीं पर दोस्तों क्यू की दोनों स्थितियों में क्यू की आय तो बराबर होनी चाहिए कहोगे। हाँ, तो यहाँ पर दोस्तों क्यू की आय 5 है, यहाँ पर 3 है। लेकिन हमें पता है कि ये दोनों स्थितियों में क्यू की आय क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर डिफरेंट दिख रहा है, तो हमें बराबर करना पड़ेगा कहोगे। हाँ, बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, बराबर करने के लिए दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, इधर 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इधर 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसका पी क्यू आर का रेशियो निकाल सकते हैं। आपने या दोस्तों दूसरा तरीका है, आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। दोस्तों दोस्तों पी और क्यू की आय का अनुपात 6:5 है, और क्यू और आर के आय का अनुपात जो है 3:4 है। आप मुझे बताइए पी क्यू आर जो है, तीनों की आय का अनुपात क्या है? पी क्यू और आर की तीनों आय का, पी क्यू आर जो तीनों व्यक्ति हैं, इनकी आय का अनुपात क्या होगा? देखिए, इन तीनों में से देखा जाए तो पी और क्यू की आय का अनुपात 6:5 है। कहा कहोगे, लिख लीजिए। ठीक है, ठीक है। कहोगे देखिए, इन तीनों में से देखा जाए तो क्यू और आर की आय का जो अनुपात है, क्यू और आर के आय का अनुपात जो है 3:4 है। तो 3:4 लिख लीजिए। तो ठीक, तो भाई देखिए यहाँ पर फिल करना है, मैंने कहा फिल कर दूंगा। ठीक है, तो भाई यहाँ पर फिल करना है, तो यहाँ पर भी फिल कर दूंगा। हाँ, तो भाई ऐसे लाइन खींच लीजिए। मैंने कहा ठीक है, ऐसे मैंने लाइन खींच लिया। अब क्या करना है, देखिए ऐसे मल्टीप्लाई करते हो तो पी की वैल्यू मिलेगी, ऐसे करते हो क्यू की वैल्यू मिलेगी, ऐसे करते हो तो आर की वैल्यू मिलेगी। हाँ, आर की वैल्यू मिलेगी। दोस्तों मैंने क्या पूछा, आपने पूछा कि पी क्यू आर की आय का अनुपात क्या होगा। मतलब अगर पी क्यू आर के आय को किसी एक संख्या से भाग दिया जाए, तो भाग देने पर निम्नतम रूप क्या होगा, यही तो पूछा है। हाँ, यही चीज आपने पूछा है, यही चीज आपने पूछा है। मतलब ठीक है, तो वह यही चीज वास्तव में आपने पूछा है। मतलब ठीक है जी। दोस्तों एक बात बताइए, पी की तो वैल्यू ये है, क्यू की वैल्यू ये है, आर की वैल्यू ये है, तो आप मुझे बताइए, अगर मैं किसी एक नंबर से डिवाइड करता हूँ तीनों की आय को अगर मैं किसी एक नंबर से डिवाइड करता हूँ, तो डिवाइड करने पर सबसे निम्नतम रूप क्या प्राप्त होगा? तो देखिए, इन तीनों में देखा जाए तो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, इसलिए ये किसी से डिवाइड नहीं हुआ, यही वास्तव में निम्नतम रूप हुआ। हाँ, ठीक है। अच्छा, 6 की मल्टीप्लाई 3 से करूंगा तो 18 आएगा। इस प्रकार पी की वैल्यू 18 आएगी। ठीक है, और 5 तिया 15, इस प्रकार देखा जाए तो इसकी 15 आएगी। 5 और 20, इस प्रकार देखा जाए तो इसकी 20 आएगी। इस प्रकार देखें तो पी और क्यू और आर की आय का जो अनुपात है, वो वास्तव में 18:15:20 है। 18:15:20 है। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। आशा करता हूँ दोस्तों ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। अब आइए दोस्तों, हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। अक्सर इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। आप इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिए, क्या कहना चाह रहा है। तो वो देखिए, कह रहा है कि जब एक सिनेमा हॉल में टिकट की कीमत में 9:10 के अनुपात में बढ़ाई जाती है। कह रहा है कि एक सिनेमा हॉल की टिकट की कीमतों में 9/10 की वृद्धि की जाती है। हाँ, तो आने वाले दर्शकों की संख्या में 5:4 के अनुपात में गिरावट आ जाती है। 5:4 के अनुपात में गिरावट आ जाती है। हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। कह रहा है कि तो आने वाले दर्शकों की संख्या, कह रहा है कि जब एक सिनेमा हॉल के टिकट की कीमतों में 9:10 के अनुपात में वृद्धि की जाती है, तो आने वाले दर्शकों की संख्या में 5:4 के अनुपात में गिरावट आ जाती है। हाँ, कह रहा है यदि टिकट की कीमतें बढ़ाने से पहले दैनिक राजस्व 45,000 रुपए का था, तो बताइए कीमत बढ़ने के बाद दैनिक राजस्व ज्ञात करिए। हाँ, कह रहा है कि तब बताइए, बढ़ाने के बाद, टिकट की कीमत में वृद्धि करने के बाद दैनिक राजस्व क्या है, हाँ, कंपनी का, सिनेमा हॉल का। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी को हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों एक सिनेमा हॉल था, जब उसके टिकट की कीमत में 9:10 के अनुपात में वृद्धि की गई। दोस्तों एक सिनेमा हॉल था, और जब उस सिनेमा हॉल के टिकट की कीमत में 9:10 के अनुपात में वृद्धि की गई, तो आने वाले दर्शकों की संख्या में 5:4 के अनुपात में कमी आ गई। 5:4 के अनुपात में कमी आ गई। इसका मतलब दोस्तों यही है कि यदि पहले टिकट की कीमत वास्तव में 9 थी दोस्तों,
जब दोस्तों टिकट की कीमत, दोस्तों सिनेमा घर के टिकट की कीमत में 9:10 के अनुपात में वृद्धि की गई। इसका मतलब यही है कि यदि सिनेमा घर के टिकट की कीमत वास्तव में पहले 9 रुपए थी, 9 रुपए थी, तो आज सिनेमा घर के टिकट की कीमत वास्तव में 10 रुपए हो गई है। हाँ, टिकट की कीमत 10 रुपए हो गई है। तो जब सिनेमा घर के टिकट की कीमतों में वृद्धि की गई 9:10 में, तो क्या हुआ, तो आने वाले दर्शकों की संख्या में 5:4 के अनुपात में कमी हो गई। इसका मतलब यही है कि यदि पहले सिनेमा घर में कुल मिलाकर 5 लोग आते थे, 5 लोग आते थे, तो अब सिनेमा घर में कुल मिलाकर 4 लोग ही आ रहे हैं। टिकट की कीमत में वृद्धि होने पर, सिनेमा घर में केवल 4 लोग ही आ रहे हैं। हाँ, 4 दर्शक ही आ रहे हैं। तो पहले टिकट की कीमत जब 9 रुपए थी, तो जब पहली टिकट की कीमत वास्तव में 9 रुपए थी, तब कुल मिलाकर 5 लोग आ रहे थे। तो इस प्रकार देखा जाए तो सिनेमा घर की उस समय दैनिक राजस्व, सिनेमा घर की उस समय दैनिक राजस्व कुल मिलाकर 9 45 45 यूनिट थी, 45 यूनिट थी। हाँ, 45 यूनिट थी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन आज जब सिनेमा घर की टिकट की कीमत 10 रुपए हो गई है, तो आज कुल मिलाकर सिनेमा घर में 4 दर्शक आ रहे हैं। इस प्रकार देखा जाए तो आज वास्तव में सिनेमा घर का राजस्व वास्तव में केवल 40 रुपए ही हो गया। दोस्तों पहले सिनेमा घर का राजस्व क्या था, 45 रुपए था। आज आज कीमत में वृद्धि होने के बाद सिनेमा घर का जो राजस्व है वो 40 यूनिट हो गया है। हाँ, मैं अनुपातिक वैल्यू ले सकता हूँ, तो यहाँ अनुपातिक वैल्यू आप ले सकते हैं, अनुपातिक वैल्यू ले सकते हैं। तो मैंने काट लिया, 5 में 45 हो गया। हाँ, 5 दहम्मा 5 अट्ठे 40। हाँ, तो आ जाए 9:8, 9:8 है। इसका मतलब यही है कि यदि पहले सिनेमा घर का दैनिक राजस्व 9 यूनिट था, तो आज सिनेमा घर का दैनिक राजस्व 8 यूनिट हो गया। हाँ, इस प्रकार देखा जाए तो सिनेमा घर के दैनिक, दोस्तों सिनेमा घर का दैनिक राजस्व पहले 9 यूनिट था, आज हो गया है 8 यूनिट। हाँ, लेकिन दोस्तों पहले सिनेमा घर का दैनिक राजस्व 9 यूनिट नहीं था, 45,000 था। मतलब 9 यूनिट बराबर है 45,000 के। 9 यूनिट बराबर है 45,000, 9 यूनिट बराबर है 45,000। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी? 1 यूनिट की वैल्यू वास्तव में 5,000 के बराबर होगी। 1 यूनिट की वैल्यू वास्तव में 5,000 के बराबर होगी। तो हाँ, हमसे पूछ क्या रहा है, तो हमसे कह रहा है कि बताइए कीमत बढ़ने के बाद दैनिक राजस्व क्या है? तो कीमत बढ़ने के बाद दैनिक राजस्व तो 8 यूनिट का हो गया। हाँ, 1 यूनिट जो है 45,000 को रिप्रेजेंट, 1 यूनिट जो है 5,000 को रिप्रेजेंट कर रही है, तो 8 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करेगी? तो 8 यूनिट वास्तव में 8 पंचे 40, 40,000 को रिप्रेजेंट करेगी। मतलब क्या है, कहोगे? मतलब यही है कि कीमत में वृद्धि होने के बाद दैनिक राजस्व जो है 40,000 हो गया। हाँ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कहोगे? हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। थोड़ा इसे और तेजी से सोल्व किया जा सकता है, थोड़ा इसे और तेजी से सोल्व किया जा सकता है। हाँ, थोड़ा इसे और तेजी से सोल्व किया जा सकता है। कैसे? मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा इसे तेजी से और किया जा सकता है। दोस्तों सिनेमा हॉल के टिकट की कीमत है, दोस्तों एक सिनेमा हॉल था, उसके टिकट की कीमत में 9:10 के अनुपात में बढ़ाई जाती है। दोस्तों एक सिनेमा हॉल था और उसकी टिकट की कीमत 9:10 के अनुपात में बढ़ाई जाती है। हाँ, इसका मतलब यही है। एक सिनेमा हॉल था, उसके टिकट की कीमत 9/10 के अनुपात में बढ़ाई जाती है। 9/10 के अनुपात में बढ़ाई जाती है। 9/10 के अनुपात में बढ़ाई जाती है। इसका मतलब यही है कि यदि सिनेमा हॉल के टिकट की कीमत वास्तव में 9 रुपए थी, तो आज सिनेमा हॉल के टिकट की कीमत 10 रुपए हो जाती है। हाँ, 10 रुपए हो जाती है। ठीक है, तो जब बढ़ाई जाती है, टिकट की कीमत 9/10 के अनुपात में बढ़ाई जाती है, तो आने वाले दर्शकों की संख्या वास्तव में 5/4 के अनुपात में गिरावट आ जाती है। अनुपात में आने वाले दर्शकों की संख्या 5/4 के अनुपात में गिरावट आती है। इसका मतलब यही है कि पहले यदि सिनेमा हॉल में 5 दर्शक आते थे, तो टिकट की कीमत में वृद्धि होने की वजह से केवल सिनेमा हॉल में 4 लोग ही आ रहे हैं। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। तो पहले कुल मिलाकर टिकट की कीमत 9 यूनिट थी, तब आ रहे थे 5 लोग, 5 दर्शक आ रहे थे। आज टिकट की कीमत 10 हो गई है, तो आज केवल 4 दर्शक ही आ रहे हैं। हाँ, तो मैंने मल्टीप्लाई ऐसे कर दिया। इस प्रकार देखा जाए तो पहले यदि टिकट की कीमत 9 यूनिट थी, तो वास्तव में दोस्तों पहले टिकट की कीमत 9 यूनिट थी, तब दर्शक आ रहे थे कुल मिलाकर 5 दर्शक आ रहे थे। क्योंकि हाँ, इस प्रकार देखा जाए तो उस समय सिनेमा हॉल के राजस्व जो था वो 45 यूनिट का था। हाँ,
ठीक है। आज दोस्तों टिकट की कीमत 10 यूनिट हो गई है, तो उस समय आ रहे हैं 4 लोग हो गए। हाँ, तो ऐसी स्थिति में अब सिनेमा हॉल का राजस्व वास्तव में 40 यूनिट हो गया है। हाँ, तो पहले राजस्व ये था, आज राजस्व ये हो गया है। हाँ, थोड़ा मैं यहाँ पर काटा-पीटी मचा लूँ कहोगे? हाँ, काटा-पीटी मचा लो। ठीक है, जिससे छोटा हो जाए। तो ये अगर मैं यहाँ पर काटा-पीटी मचाता हूँ तो 2 आएगा और आगे मैं बढ़ता हूँ तो आएगा 9 बटे 8, 9/8 आएगा। इसका मतलब यही है कि यदि सिनेमा हॉल के पहले टिकट की सिनेमा हॉल का राजस्व वास्तव में 9 यूनिट था, तो आज हो गया है 8 यूनिट। हाँ, आज हो गया है 8 यूनिट। टिकट में वृद्धि होने के बाद 8 यूनिट हो गया। तो सिनेमा हॉल के टिकट की कीमत, सिनेमा हॉल का राजस्व पहले 9 यूनिट था। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है भैया 9 यूनिट नहीं था, 45,000 था। मतलब 9 यूनिट बराबर है, मतलब 9 यूनिट बराबर है 45,000। 9 यूनिट बराबर है कितने की? 9 यूनिट बराबर है 45,000 की। तो 1 यूनिट बराबर कितने का होगा? देखिए 1 यूनिट वास्तव में 5,000 के बराबर होगा। हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है आज का राजस्व पूछ रहा है। टिकट में वृद्धि होने के बाद, टिकट में वृद्धि होने के बाद सिनेमा हॉल का राजस्व पूछ रहा है। तो सिनेमा टिकट में वृद्धि होने के बाद सिनेमा हॉल का राजस्व वास्तव में 8 यूनिट हो गया। तो यहाँ अगर वास्तव में बताना है तो 8 यूनिट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ तो 1 यूनिट की वैल्यू ये है, तो 8 यूनिट की वैल्यू कितने की होगी? बराबर होगी तो 40,000 की होगी। क्या 40,000 की होगी? हाँ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। इस प्रकार हम तेजी से जवाब दे सकते थे यहाँ पर। ठीक है, तेजी से जवाब दे सकते थे यहाँ पर। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। हमें यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िए, क्या कहना चाह रहा है? देखिए, कह रहा है कि एक फैक्ट्री में श्रमिकों की संख्या को 4:3 के अनुपात में कम किया जाता है। तो एक फैक्ट्री थी, उसमें श्रमिकों की संख्या 4/3 के अनुपात में कमी की जाती है। श्रमिकों की संख्या में 4/3 के अनुपात में कमी की जाती है। यदि मतलब यदि पहले श्रमिकों की संख्या 4 यूनिट थी, तो आज श्रमिकों की संख्या वास्तव में कम करके 3 कर दी गई है। हो गया। ठीक है, कह रहा है और उनके प्रति व्यक्ति वेतन को 5:6 के अनुपात में बढ़ा दिया जाता है। मतलब 5/6 के अनुपात में बढ़ा दिया जाता है। मतलब यदि पहले श्रमिकों का वेतन प्रति व्यक्ति वेतन 5 यूनिट था, तो आज श्रमिकों का प्रति व्यक्ति वेतन 6 यूनिट कर दिया गया है। कह रहा है यदि ऐसा करने से, कह रहा है कि यदि ऐसा करने से कंपनी को कुल मिलाकर कुल वेतन खर्च में 10,000 की बचत होती है, तो कंपनी का प्रारंभिक कुल वेतन ज्ञात करिए। तो ऐसा कर दिया, ऐसा किया गया तो कंपनी की कुल वेतन में कुल वेतन खर्च में कुल मिलाकर 10,000 रुपए की बचत होती है। कह रहे कंपनी का प्रारंभिक कुल वेतन खर्च बताइए। मतलब पहले कितना रुपए खर्च होता था श्रमिकों के ऊपर, ये पूछ रहा है। हम दोनों तरीके से करेंगे क्योंकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो एक फैक्ट्री था, उसमें श्रमिकों की संख्या 4:3 के अनुपात में कम की जाती है। 4:3 के अनुपात में कम की जाती है। 4:3 के अनुपात में कम की जाती है। ये इसका मतलब यही है कि यदि पहले श्रमिकों की संख्या कंपनी में 4 थी, तो कम करके आज श्रमिकों की संख्या 3 कर दी गई है। ठीक है, तो ये श्रमिकों की संख्या तो 4:3 में कमी की जाती है। श्रमिकों की संख्या में 4:3 के अनुपात में कम कर दी जाती है, लेकिन प्रति व्यक्ति वेतन जो है वो 5:6 के अनुपात 5:6 के रेशियो में बढ़ा दिया जाता है। इसका मतलब यही है कि यदि पहले कंपनी के ये इसका मतलब यही है कि यदि पहले पहले प्रति व्यक्ति का वेतन 5 यूनिट था, तो आज प्रति व्यक्ति का वेतन 6 यूनिट कर दिया गया है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो बनी। दोस्तों पहले कुल मिलाकर 4 व्यक्ति, पहले कुल मिलाकर कंपनी में 4 व्यक्ति काम करते थे। उस समय प्रति व्यक्ति वेतन 5 यूनिट था। इस प्रकार देखा जाए तो पहले वास्तव में कंपनी का जो खर्च था वेतन पर कुल मिलाकर 20 यूनिट का था। तो पहले कंपनी में 4 लोग काम करते थे। उस समय दोस्तों पहले कंपनी में 4 श्रमिक काम करते थे। उस समय प्रति व्यक्ति वेतन 5 यूनिट था। तो इस प्रकार देखा जाए तो उस समय वेतन पे खर्चा कुल मिलाकर 20 यूनिट का होता था। 20 यूनिट का होता था। आप मेरी बात से सहमत हो गए? आज दोस्तों कंपनी में श्रमिकों की संख्या 3 कर दी गई है और उस समय वेतन वास्तव में प्रति व्यक्ति वेतन हो गया है 6 रुपए। इस प्रकार आज वेतन पे खर्चा कुल मिलाकर कंपनी का वेतन पे खर्चा कुल मिलाकर 18 यूनिट का ही हो रहा है। 18 यूनिट का ही हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। तो पहले खर्चा कंपनी का वेतन पर 20 यूनिट का होता था, लेकिन आज श्रमिकों की संख्या में कमी और वेतन में वृद्धि होने की वजह से आज वेतन पे खर्चा कुल मिलाकर 18 यूनिट का हो रहा है कंपनी का। हो गया। हाँ, ठीक है, आप यहीं से कर सकते हो या अनुपातिक वैल्यू ले लीजिए और छोटा हो जाएगा। इस प्रकार देखा जाए तो यहाँ पर 10 आया, यहाँ पर 9 आया। इस प्रकार देखा जाए तो पहले कुल मिलाकर कंपनी का वेतन पे खर्चा 10 यूनिट का हो रहा था, लेकिन आज 9 यूनिट का ही हो रहा है। तो इस प्रकार देखा जाए तो कंपनी जो है 1 यूनिट का बचत कर ले रही है। कंपनी का इस प्रकार देखा तो कंपनी का 1 यूनिट का बचत हो रहा है। 1 यूनिट का बचत हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन कह रहे हैं भैया 1 यूनिट का नहीं, 10,000 रुपए का बचत हो रहा है।
मतलब 1 यूनिट बराबर है 10,000। हमसे क्या पूछ रहा है? कहोगे हमसे पूछ रहा है प्रारंभिक कुल वेतन खर्च क्या थे? मतलब पहले कितना रुपए खर्च होता था? तो पहले वास्तव में 10 यूनिट खर्चा होता था? कहोगे हाँ। अगर मुझे बताना है तो 10 यूनिट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी? कहोगे हाँ। तो 1 यूनिट जो है 10,000 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 10 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करेगा? कहोगे 10 यूनिट वास्तव में 150 को रिप्रेजेंट करेगा। 150 को रिप्रेजेंट करेगा। कोई दिक्कत नहीं पसंद होगा, हमें कोई दिक्कत कोई पसंद नहीं है। मतलब पहले प्रारंभिक वेतन खर्च कुल मिलाकर 1 लाख था। 1 लाख था। कोई दिक्कत कोई पसंद होगा, हमें कोई दिक्कत कोई पसंद नहीं। हमें कोई दिक्कत कोई पसंद नहीं। ठीक है। आप ऐसे भी क्या यहाँ पर अगर तेजी से और करना, जैसे यहाँ पर काटा-पीटी बजानी है तो आप ऐसे-ऐसे तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसे-ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे-ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है? ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। ऐसे-ऐसे कर लीजिए कैंसिल, ऐसे-ऐसे कर लीजिए कैंसिल। तो आप यहाँ पर भी कैंसिल करके कर सकते हैं, लेकिन दूसरे तरीके से कैसे करेंगे? आइए हम उस तरीके से जानने की कोशिश करते हैं। थोड़ा उसमें क्लियरिटी आ जाती है और कुछ नहीं है, ठीक है? दोस्तों एक फैक्ट्री में श्रमिकों की संख्या 4/3 के अनुपात में कम की जाती है। हाँ, दोस्तों एक फैक्ट्री था, उसमें श्रमिकों की संख्या 4/3 के अनुपात में कम कर दी गई। हाँ, 4/3 के अनुपात में कम कर दी जाती है। मतलब यदि पहले श्रमिकों की संख्या 4 थी, तो आज श्रमिकों की संख्या कम करके 3 कर दी गई है, हो गया हाँ, ठीक है? तो श्रमिकों की संख्या में 4/3 की कमी की जाती है, लेकिन उनके प्रति व्यक्ति वेतन जो है हमें प्रति व्यक्ति वेतन जो है 5/6 के अनुपात में बढ़ा भी दिया जाता है। मतलब यदि पहले मतलब यदि पहले श्रमिक का प्रति व्यक्ति वेतन 5 यूनिट था, तो आज बढ़ाकर प्रति व्यक्ति वेतन 6 यूनिट कर दिया गया है। हाँ, ठीक है? कोई दिक्कत की पसंद हमें कोई दिक्कत की पसंद नहीं है। दोस्तों पहले कंपनी में 4 श्रमिक काम करते थे, उसमें प्रति व्यक्ति वेतन वास्तव में 5 यूनिट था। हाँ, आज श्रमिकों की संख्या वास्तव में कम करके 3 कर दी गई है। उस समय प्रति व्यक्ति वेतन 6 यूनिट है। हाँ, तो ऐसे मैंने मल्टीप्लाई लगा दिया। दोस्तों दोस्तों पहले श्रमिकों की संख्या वास्तव में 4 यूनिट थी, उस समय प्रति व्यक्ति वेतन 5 यूनिट था। तो इस प्रकार देखा तो पहले वेतन पे खर्चा कुल मिलाकर कंपनी इतना करती थी, 4 पंचे 20 करती थी। हाँ, आज श्रमिकों की संख्या 3 यूनिट हो गई है और उस समय प्रति व्यक्ति वेतन जो है 6 यूनिट हो गया है। इस प्रकार आज कंपनी वास्तव में वेतन पर इतना खर्चा कर रही है। हाँ, ठीक है? तो पहले इतना खर्चा करती थी, आज वास्तव में इतना खर्चा कर रही है। जो मैं क्या आप पर ऊपर नीचे काट सकता हूँ? बिल्कुल काट सकते हो। तो मैंने यहाँ पर काट लिया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो ऊपर क्या है? तो 10 आया, नीचे क्या है? तो 9 आया। इस प्रकार देखा जाए तो पहले कंपनी यदि 10 रुपए खर्च कर 10 यूनिट खर्च कर रही थी वेतन पर, तो आज केवल 9 यूनिट ही खर्च कर रही है। इस प्रकार देखा जाए तो दोस्तों कंपनी जो है 1 यूनिट का बचत कर रही है। कहोगे हाँ, कंपनी जो है 1 यूनिट का बचत कर रही है, लेकिन 1 यूनिट का बचत नहीं कर रही है, 10,000 का कर रही है। 10,000 का कर रही है। मतलब 1 यूनिट बराबर है 10,000। हमसे क्या पूछ रहा है? कहोगे हमसे पूछ रहा है कि बताइए प्रारंभिक कुल वेतन खर्च बताइए। दोस्तों प्रारंभिक वेतन खर्च कुल मिलाकर 10 यूनिट है। कहोगे हाँ। अगर मुझे वास्तव में बताना है तो 10 यूनिट का जवाब देना पड़ेगा। कहोगे हाँ। अगर 10 यूनिट की वैल्यू निकालता हूँ तो आएगा 1 लाख। मतलब यही है कि प्रारंभिक वेतन खर्च जो था वो 1 लाख था। 1 लाख था। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। अब आइए दोस्तों हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है? आइए दोस्तों हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोनों तरीके से कराऊंगा, आपको घबराना नहीं है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आप पढ़िए, देखिए क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए कह रहा है कि एक मल्टीप्लेक्स में मूवी टिकट की कीमत में आज 8:9 के अनुपात में वृद्धि की जाती है। हाँ दोस्तों, एक मल्टीप्लेक्स में मूवी के टिकट की कीमत में 8:9 के अनुपात में वृद्धि की जाती है। मतलब यदि पहले टिकट की कीमत 8 यूनिट थी, तो आज टिकट की कीमत 9 कर दी गई है। हो गया। कह रहा है जिससे आने वाले दर्शकों की संख्या में 10:9 के अनुपात में कमी आती है। मतलब पहले यदि 10 दर्शक आते थे, तो आज केवल 9 दर्शक ही आ रहे हैं। हाँ, ठीक है। कह रहा है यदि कीमतों में वृद्धि से पहले दैनिक राजस्व 1,60,000 रुपए था, तो बताइए वृद्धि के बाद नया दैनिक राजस्व क्या है? मतलब वृद्धि जब कर दी गई है, तो बताइए दैनिक राजस्व क्या है? हाँ, ये तो पूछ रहा है। हाँ, ठीक है। दोस्तों एक मल्टीप्लेक्स में मूवी टिकट की कीमतों में 8:9 के अनुपात में वृद्धि कर दी जाती है। 8:9 के अनुपात में वृद्धि की जाती है। इसका मतलब ये है कि यदि पहले टिकट की कीमत 8 यूनिट थी, तो वृद्धि करके 8 टिकट की कीमत 9 यूनिट कर दी जाती है। तो जब वृद्धि की जाती है तो पता चलता है कि भैया आने वाले दर्शकों की संख्या में 10:9 के अनुपात में गिरावट आ जाती है। इसका मतलब यही है कि यदि पहले यदि कुल मिलाकर मल्टीप्लेक्स में 10 दर्शक आते थे, तो आज केवल 9 दर्शक ही आ रहे हैं। 9 दर्शक ही आ रहे हैं। कोई दिक्कत कोई परेशानी, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो जब टिकट की कीमत 8 यूनिट थी,
दोस्तों जब टिकट की कीमत 8 यूनिट थी, तब उस समय कुल मिलाकर 10 दर्शक आते थे। हाँ, हाँ। आज लेकिन जब टिकट की कीमत 9 यूनिट कर दी गई है, तो केवल 9 दर्शक ही आ रहे हैं। हाँ, हाँ। तो जब 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 प्रति व्यक्ति टिकट की कीमत 8 यूनिट थी, तब दर्शक कुल मिलाकर तब कुल मिलाकर 10 दर्शक आ रहे थे। हाँ, तो इस प्रकार देखा जाए तो कंपनी का उस समय दैनिक राजस्व 80 यूनिट का था। हाँ, आज जो तो टिकट की कीमत वास्तव में 9 यूनिट कर दी गई है। हाँ, तब केवल कुल मिलाकर 9 दर्शक ही आ रहे हैं। हाँ, इस प्रकार देखा जाए तो आज कंपनी का दैनिक राजस्व कुल मिलाकर 81 यूनिट का ही हो रहा है। हाँ, दैनिक राजस्व कुल मिलाकर 81 यूनिट हो गया है। तो पहले दैनिक राजस्व 80 यूनिट का था, लेकिन टिकट की कीमत में वृद्धि होने के बाद दैनिक राजस्व 81 यूनिट हो गया है। तो यहाँ 81 यूनिट हो गया है। हाँ, अगर मैं इसके अनुसार देखूं तो हाँ, दोस्तों अगर मैं इसके अनुसार देखूं तो पहले टिकट का मल्टीप्लेक्स का दैनिक राजस्व 80 यूनिट था। हाँ, 80 यूनिट था और बाद में हो गया 81 यूनिट। हाँ, हाँ। दोस्तों दैनिक राजस्व कितना था पहले? 80 यूनिट था, लेकिन दैनिक राजस्व 80 यूनिट नहीं था पहले, 1,60,000 था। 1,60,000 1,60,000 हाँ, हाँ। तो 80 यूनिट बराबर दोस्तों हमारे अनुसार 80 यूनिट था, लेकिन क्वेश्चन कर रहा है कि 1,60,000 था। हाँ, 1,60,000 था। मतलब देखा तो 80 यूनिट बराबर 1,60,000 थे। हाँ, हाँ। कोई दिक्कत नहीं, परेशानी होगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी? देखिए, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल करिए, मैंने कहा। तो देखिए 1 यूनिट की वैल्यू अगर निकालना चाहते हो तो 8 दूनी 16, मैंने कहा हो गया डबल जीरो 3 जीरो लगा दीजिए। हाँ, 8 दूनी 16 3। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गया 2,000। हमसे क्या पूछ रहा है? कहोगे नया दैनिक राजस्व क्या होगा? तो नया दैनिक राजस्व तो 81 यूनिट है। कहोगे हाँ, कंपनी का मल्टीप्लेक्स का नया दैनिक राजस्व क्या 81 यूनिट है। तो 1 यूनिट जो है 2,000 को रिप्रेजेंट कर रही है, तो 81 यूनिट कितनी को रिप्रेजेंट कर रही है? तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो भाई देखिए 2 एक 2, 2 8 16, तो 3 जीरो लगा दीजिए। हाँ, इस प्रकार देखा जाए दैनिक राजस्व क्या है? 1,62,000। हाँ, हाँ। नया दैनिक राजस्व क्या है? 1,62,000। 1,62,000 है। आप मेरी बात से सहमत हो? हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं। ठीक है, लेकिन हम दूसरे तरीके से कर लेते हैं, फ्रैक्शन वाले तरीके से, वो अच्छा रहता है। ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों से आप कर सकते हैं। ठीक है, अब बस आपको पता होना चाहिए। कह रहा है कि एक मल्टीप्लेक्स में मूवी टिकट की कीमत में 8:9 के अनुपात में वृद्धि की जाती है। मतलब यदि पहले टिकट की कीमत वास्तव में 8 यूनिट थी, तो 8 यूनिट की कीमत वास्तव में 9 यूनिट कर दी जाती है। हाँ, ठीक है, जिससे आने वाले दर्शकों की संख्या में दोस्तों 10/9 के अनुपात में कमी आती है। इसका मतलब यही है कि पहले यदि 10 दर्शक आते थे मल्टीप्लेक्स में, तो आज कुल मिलाकर 9 दर्शक ही आ रहे हैं। हाँ, 9 दर्शक ही आ रहे हैं। तो जब टिकट की कीमत 8 रुपए थी, 8 यूनिट थी, तब कुल मिलाकर 10 दर्शक आ रहे थे। तो इस प्रकार देखें तो उस समय वास्तव में कंपनी का दैनिक राजस्व 80 यूनिट था। आज जो तो टिकट की कीमत वास्तव में 8 टिकट की कीमत वास्तव में टिकट की कीमत वास्तव में 9 यूनिट हो गई है। कहोगे हाँ, तो उस समय दर्शक कुल मिलाकर 9 यूनिट आ रहे हैं। तो इस प्रकार दैनिक राजस्व आज कंपनी का 81 यूनिट हो गया। कैसे है? कहोगे मल्टीप्लाई करने से, मल्टीप्लाई का यहाँ पर साइन है। तो इस प्रकार पहले दैनिक राजस्व ये था। हाँ, लेकिन 8 टिकट की कीमत में वृद्धि होने पर दैनिक राजस्व ये हो गया। कहोगे हाँ, मैं इसे थोड़ा और पूरा भाग कर लेता हूँ। तो ऊपर आया 80, नीचे आया 81। मतलब पहले दैनिक राजस्व 80 यूनिट था, लेकिन टिकट की कीमत में वृद्धि होने के बाद दैनिक राजस्व कंपनी का 81 यूनिट हो गया है। हाँ, लेकिन दोस्तों पहले दैनिक राजस्व 80 यूनिट नहीं था, 1,60,000। मतलब 80 यूनिट बराबर है। हमारे अनुसार 80,000 था, 80 यूनिट है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार देखा जाए तो 1,60,000 है। हाँ, मतलब 80 यूनिट बराबर है 1,60,000। कोई दिक्कत, कोई पसंद नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी? तो देखिए 1 यूनिट की वैल्यू वास्तव में 1 यूनिट की वैल्यू 8 दूनी 16 और 0.00। 1 यूनिट की वैल्यू 2,000 के बराबर है। ये हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है कि नया दैनिक राजस्व क्या होगा? नया दैनिक राजस्व क्या है? तो आज का नया दैनिक राजस्व क्या होगा? 81 यूनिट है। अगर वाकई में बताना है तो 81 यूनिट का जवाब देना पड़ेगा। तो हाँ, 81 यूनिट का जवाब देना। तो 1 यूनिट जो है 2,000 को रिप्रेजेंट कर रही है, तो 81 यूनिट कितनी को रिप्रेजेंट करेगी? 81 यूनिट वास्तव में 1,62,000 को रिप्रेजेंट करेगी। 1,62,000 को रिप्रेजेंट करेगी। कोई दिक्कत नहीं, पसंद नहीं, कोई दिक्कत नहीं, पसंद नहीं। मतलब आज का दैनिक राजस्व जो है 1,62,000। यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है। तो हाँ, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है। ठीक है, अब दोस्तों हम इस क्वेश्चन को भी यहाँ पर सोल्व करने की कोशिश करें। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप देख रहे हैं, तो हाँ, इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। पर ये इस क्वेश्चन को देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए हमसे कह रहा है 3 संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में। हाँ, मतलब तीन संख्याओं का अनुपात 3:4:5। कह रहा है यदि इनके वर्गों का योग जो है 1,250 रुपए है, तो बताइए इनमें से सबसे छोटी संख्या क्या है? हाँ, तो 3 संख्याएं हैं और तीनों संख्याओं का जो दोस्तों 3 संख्याएं जो है 3:4:5 के अनुपात में है। 3:4:5 के अनुपात में। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, पसंद कोई दिक्कत नहीं, 3:4:5 के अनुपात में। ठीक है,
दोस्तों ये जो तीनों संख्याओं का अनुपात दोस्तों देखा जाए तो तीनों संख्याओं का जो अनुपात है 3:4:5 मतलब यदि पहली संख्या 3 यूनिट है तो दूसरी संख्या 4 यूनिट है, तीसरी संख्या 5 यूनिट है। तो ये अनुपात हमें तब प्राप्त हुआ होगा जब यहाँ पर पहली संख्या रखी गई होगी, यहाँ पर दूसरी संख्या रखी गई होगी, यहाँ पर तीसरी संख्या रखी गई होगी और उनको किसी एक नंबर से डिवाइड किया गया होगा, तब जाकर हमें ये अनुपात प्राप्त हुआ होगा तीनों संख्या का। तो जिस संख्या से इसने डिवाइड किया गया है, अगर उसी संख्या से इसमें मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ऐसी स्थिति में जो तीनों संख्याएं थी वास्तव में वो संख्या मिल रही तो हाँ, मान लीजिए इन तीनों संख्याओं को मान लीजिए जो तीनों संख्याएं थी उन्हें x से डिवाइड किया गया था और x से डिवाइड करने पर ये प्राप्त हुआ था। अगर दोस्तों x से डिवाइड करने पर ये प्राप्त हुआ है तो x से अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो तीनों संख्याएं मिलेगी तो हाँ, तो मैंने x से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस प्रकार देखा तो अगर मैं x से मल्टीप्लाई इसमें कर देता हूं तो पहली संख्या निकल कर आ जाएगी 3x। मतलब पहली संख्या हमारी 3x थी। इसी प्रकार अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई करता हूं तो दूसरी संख्या हमारी 4x थी। इसी प्रकार अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई करता हूं तो तीसरी संख्या हमारी 5x थी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी तो हमें कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, अगर मैं तीनों संख्या दोस्तों आप मुझे ये तीनों संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, तीनों संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, तो देखिए अगर मैं पहली संख्या के वर्ग निकालता हूं तो आएगा 9x²। दूसरी संख्या का क्या निकालता हूं तो 16x² है। पहली और दूसरी संख्या के वर्गों का योग क्या है, 25x² है। ठीक है, अगर तीसरी संख्या का वर्ग निकालता हूं तो 25x² आएगा। इस प्रकार तीनों संख्याओं के वर्गों का योग जो है, इस प्रकार देखा जाए तो तीनों संख्याओं के वर्गों का योग जो है 50x² है। 50x² है। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि भैया तीनों संख्याओं के वर्गों का योग जो है, तीनों संख्याओं के वर्गों का योग जो है कुल मिलाकर 1250 है। मतलब 50x² बराबर है 1250। ठीक है, तो यहां से दोस्तों इससे ये कैंसिल कर गया। हाँ, 5 से अगर मैं 125 को कैंसिल करता हूं तो 25 आएगा। कब हाँ 25 आएगा। और यहां से मैं अगर x की वैल्यू निकालता हूं तो x की वैल्यू क्या आएगा, कब 5 आएगा। हाँ, x की वैल्यू 5 आएगा। हमसे पूछ क्या रहा है, कब हमसे कह रहा है कि बताइए सबसे छोटी संख्या क्या है। तो सबसे छोटी संख्या तो वास्तव में ये है, कब हाँ। ठीक है, मतलब पहली संख्या वास्तव में सबसे छोटी संख्या है, कब हाँ। अगर वास्तव में बताना है तो x की वैल्यू रखना चाहिए, तो हाँ, तो मैंने यहाँ पर x की वैल्यू रख दिया तो आया 15। मतलब सबसे छोटी संख्या जो है 15 है। हम सबसे छोटी संख्या क्या है, 15 है। तो बात आती है क्या हमें ऐसे करना पड़ेगा, नहीं आपको ऐसे नहीं करना पड़ेगा, दूसरा तरीके में आपको बता देता हूँ। एक्स ऑप्शन मानने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखना है, आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, आपको हमेशा ध्यान रखना है। दोस्तों पहली संख्या अगर मैं इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखूं तो पहली संख्या हमारी 3 है, दूसरी संख्या 4 यूनिट है, तीसरी संख्या हमारी 5 यूनिट है। लेकिन ये वास्तव में रियल वैल्यू नहीं है। तो पहली संख्या हमारी 3 यूनिट है, दूसरी संख्या हमारी 4 यूनिट है, तीसरी संख्या हमारी 5 यूनिट है। ठीक है, तो आप मुझे ये तीनों संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, देखिए अगर मैं इस संख्या का वर्ग करता हूँ तो 9 आएगा। तो देखिए अगर मैं इस संख्या का वर्ग करता हूँ तो देखिए मैंने पूछा तीनों संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। देखिए पहली संख्या का वर्ग करने पर 9 आ रहा है, मैंने कहा होगा। दूसरी संख्या का वर्ग करने पर 16 आ रहा है, तीसरी संख्या का वर्ग करने पर 25 आ रहा है। इस प्रकार देखा जाए तीनों संख्याओं के वर्गों का योग करने पर आएगा 50। क्या 50 आएगा। तीनों संख्याओं का वर्गों का योग क्या है, 50 है। आप मेरी वजह से सहमत रहोगे। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि ये 50 नहीं है, 1250 है। मतलब 50 यूनिट बराबर है 1250। तो एक अगर मैं यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू निकालता हूँ तो 1 यूनिट की वैल्यू वास्तव में 25 है। तो वास्तव में दोस्तों ये 1 यूनिट की वैल्यू नहीं है। अब दोस्तों ये वास्तव में 1 यूनिट की वैल्यू नहीं है, 1 यूनिट की वैल्यू नहीं है। अगर वास्तव में 1 यूनिट की वैल्यू नहीं है दोस्तों, ये वास्तव में 1 यूनिट की वैल्यू नहीं है। अगर वास्तव में 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है तो आपको ये जो प्राप्त हुआ है, इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। अगर मैं वर्गमूल निकालता हूँ, अगर मैं यहाँ पर वर्गमूल निकालता हूँ तो आएगा 5। मतलब वास्तव में 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, 5 है। 1 यूनिट की वैल्यू वास्तव में 5 है। यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई है। जैसा कि आपने वहां पर खुद देखा था कि हमने क्या निकाला था, वर्गमूल निकाला था, तब x की वैल्यू प्राप्त हुई थी। इसी प्रकार आपको यहाँ पर भी ये ध्यान देना है, डिवाइड करने पर जो प्राप्त होगा उसका जब वर्गमूल निकालोगे तो तब आपको 1 यूनिट की वैल्यू मिलेगी। इस प्रकार 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 5। हमसे पूछा था सबसे छोटी संख्या क्या है, तो इसमें से देखकर बताइए सबसे छोटी संख्या क्या है। देखिए पहली संख्या 3 यूनिट जो है वो सबसे छोटी संख्या है। अगर वास्तव में बताना है पहली संख्या सबसे छोटी संख्या क्या है तो 3 यूनिट का जवाब देना पड़ेगा। तो 1 यूनिट वास्तव में 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ, तो 3 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करेगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आया 15। मतलब पहली जो मतलब सबसे छोटी संख्या है, सबसे छोटी संख्या जो है वो 15 है। क्या है, 15 है। हम इस प्रकार भी आप तेजी से करके जवाब दे सकते थे, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं थी। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन को भी आप देख लीजिए। इस क्वेश्चन को आप देख रहे हैं तो हाँ, इस क्वेश्चन को बड़ी बात ही देख रहे हैं। पढ़िए इस क्वेश्चन को, देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए हमसे कह रहा है कि पी और क्यू की मासिक आय का अनुपात जो है 5:4।
ठीक है? तो ये आप मुझे बताइए पी और क्यू की मासिक अनुपात 5:4 कब मिला होगा? कब देखिए जब पी की आय रखी गई होगी और क्यू की आय रखी गई होगी और उनको एक नंबर से डिवाइड किया गया होगा तब मिला होगा उनकी आय का अनुपात 5:4। हाँ, तो जिस नंबर से उन्हें उनकी आय को डिवाइड किया गया था, अगर उसी नंबर से इस अनुपातिक वैल्यू में दोस्तों किसी एक नंबर से डिवाइड किया दोस्तों उन दोनों के आय को दोनों व्यक्तियों की आय को किसी एक नंबर से डिवाइड किया गया है और डिवाइड करने पर 5:4 आया है। हाँ, तो जिससे डिवाइड किया गया था अगर उसी से 5:4 में मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो पहले व्यक्ति की जो आय थी पी की जो आय थी और क्यू की जो आय थी वो मिल जाएगी। तो हाँ, ठीक है, ये बातें आपको समझना है। तो पी और क्यू की मासिक आय का जो अनुपात है वो 5:4 है। हाँ, और उनकी मासिक व्यय का अनुपात जो है 3:2 है। हाँ, कह रहा है यदि वे क्रम से 6,000 रुपए और 5,000 रुपए की बचत करते हैं तब है व्यय का अनुपात 3:2। हाँ, कह रहा है कि बताइए पी और क्यू की मासिक आय क्या है? पी और क्यू की मासिक आय क्या है? हाँ, ठीक है। दोस्तों दो व्यक्ति थे, एक पी था और एक क्यू था। उनकी मासिक आय का अनुपात 5:4 था। ठीक है, तो दोस्तों पी की आय लिखी गई होगी और क्यू की आय लिखी गई होगी और उनको एक नंबर से डिवाइड किया गया होगा तब जाकर हमें 5:4 मिला होगा उनकी आय का अनुपात। हाँ, मान लीजिए दोस्तों जो एक्स मान लीजिए दोस्तों दोनों व्यक्ति की आय को एक्स से डिवाइड करने पर 5:4 मिला था। अगर दोस्तों एक्स से डिवाइड करने पर दोनों की आय को एक्स से डिवाइड करने पर 5:4 मिल रहा है तो मैं अगर एक्स से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इस 5:4 में तो वास्तव में पहले व्यक्ति की जो आय थी और दूसरे व्यक्ति की जो आय थी वो मिल गई होगी। तो मैंने मल्टीप्लाई किया तो पहले व्यक्ति की आय निकल कर आई 5x, दूसरे व्यक्ति की निकल कर आई आय 4x। तो मान लीजिए पहले व्यक्ति की जो आय है, मान लीजिए जो पी की आय है वो कुल मिलाकर 5x है। इसी प्रकार दूसरे व्यक्ति जो क्यू है उसकी आय 4x है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। दोस्तों एक बात बताइए पी की जो आय थी वो 5x थी हो गया। हाँ, तो पी जो है दोस्तों पी की आय कुल मिलाकर 5x है। दोस्तों पी कुल मिलाकर 6,000 रुपए बचत करता है। हाँ, तो व्यय कितना करता है को देखिए पी की आय जो है 5x है उसमें से वो 6,000 रुपए बचत करता है। इस प्रकार देखा जाए तो व्यय वास्तव में इतना करता है, पी वास्तव में इतना व्यय करता है। हाँ, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों क्यू की आय 4x है हो गया। हाँ, और इस अपनी आय में से वो 5,000 की बचत करता है तो खर्च कितना करता है या व्यय कितना करता है? व्यय वास्तव में इतना करता है। तो पी जो है कुल मिलाकर तो पी जो है कुल मिलाकर इतना व्यय करता है हो गया। हाँ, और क्यू जो है कुल मिलाकर इतना व्यय करता है हो गया। हाँ, तो दोनों व्यक्तियों की व्यय का अनुपात क्या होगा? दोनों व्यक्तियों के व्यय का अनुपात ये है। हाँ, लेकिन दोस्तों क्वेश्चन के अनुसार दोनों व्यक्तियों की व्यय का जो अनुपात है 3:2 3/2 है। 3/2 है। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ रही है। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ रही है। यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ रही है। यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ रही है। कोई दिक्कत की पसंद कोई दिक्कत। इसकी मल्टीप्लाई इधर करिए, इसकी मल्टीप्लाई इधर करिए। हाँ, अब दोस्तों अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 पंचे 10, 3 चौक 12। हाँ लोग हाँ, एक साइड हमें 10x प्राप्त होगा, एक साइड हमें 12x प्राप्त होगा। मैं दोनों को एक साइड ले जाऊंगा तो आपस में घटेंगे तो हाँ, तो 12x में से 10x घटा लीजिए तो आएगा 2x। कोई दिक्कत कोई पसंद को नहीं, कोई दिक्कत कोई पसंद नहीं। बराबर का सिंबल लगा दिया। 2 छिंग 12 12,000 आया, 3 पचे 15 15,000 आया। हाँ, हाँ, दोनों साइड समान चिन्ह हो गया। हाँ, जब एक साइड ले जाऊंगा तो आपस में घटेंगे हो गया। हाँ, तो 15 में से आप 12,000 घटा दीजिए तो आया 3,000, मतलब 2x बराबर है 3,000। कोई दिक्कत नहीं, पसंद कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, पसंद। x बराबर कितनी को बोलो? x बराबर है 2,000। हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है कि p और q की मासिक आय क्या है? तो p की मासिक आय थी क्या होगा? 5x थी। तो 1x की वैल्यू ये है तो 5x की वैल्यू अगर मुझे वास्तव में बताना है p की आय क्या है तो 5x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। हाँ, तो 5x की वैल्यू क्या होगी? देखिए यहाँ पर आप x की वैल्यू रख दीजिए, 5x की वैल्यू आ जाएगी तो मैंने रख दिया तो आया 75। मतलब p की जो आय थी वो कुल मिलाकर 75 थी। ठीक है, इसी प्रकार क्यू की आय क्या थी? देखिए क्योंकि वास्तव में आय 4x थी। अगर आपको निकालना है तो यहाँ पर x की वैल्यू रख दीजिए, 15 चौके 7 तो आएगा 7, मतलब 6,000। मतलब क्यू की जो आय थी 7500 थी और क्यू की आय जो थी 6,000। यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ रही है। तो बात आती है कि हमें ऐसे करना पड़ेगा, नहीं कि आपको ऐसे नहीं करना पड़ेगा। आपको मैं दूसरा तरीका बताता हूँ जिससे आप तेजी से निकाल सकते हैं। ठीक है, जिससे आप तेजी से निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, पसंद तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, पसंद नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं, पसंद नहीं है। ठीक है, दोस्तों पी और क्यू दो व्यक्ति थे जिनकी मासिक आय का अनुपात 5:4। दोस्तों पी और क्यू दो व्यक्ति थे जिनकी मासिक आय का अनुपात 5:4। जो आय का अनुपात था वो लिख लीजिए। ठीक है, दोस्तों जब दोस्तों पी 5,000 रुपए 6,000 रुपए बचत करता है। दोस्तों जब पी 6,000 रुपए बचत करता है और पी 5,000 रुपए बचत करता है तो उनकी व्यय का अनुपात 3:2 रहता है। 3:2 रहता है। 3:2 कब होता है? देखिए 3 अनुपात दोस्तों
पी और क्यू दो व्यक्ति थे, उनकी आय का अनुपात 5:4 था। जब दोस्तों पी जो है 6,000 रुपए की बचत करता है और क्यू जो है 5,000 की बचत करता है, तो उनकी व्यय का अनुपात 3:2 होता है। कब 3:2 होता है व्यय का अनुपात? तब होता है जब पी जो है 6,000 रुपए बचत करता है और क्यू जो है 5,000 रुपए बचत करता है, तब हो जाता है। तो लिख लेना है ऐसे। कोई दिक्कत का प्रश्न नहीं होगा, हमें कोई दिक्कत का काम नहीं। अब दोस्तों इसकी मल्टीप्लाई इधर करनी है, इसकी मल्टीप्लाई इधर करनी है, ठीक है? इसकी मल्टीप्लाई इधर करनी है। दोस्तों मल्टीप्लाई करने पर क्या रहेगा? 10 आ रहा है, यहाँ पर क्या रहेगा? 12 आ रहा है। तो दोनों के बीच का अंतर लेना है, दोनों के बीच का अंतर आएगा तो 2 होता है, ठीक है? अगर दोस्तों यहाँ पर सेम साइन है, ठीक है? अब दोस्तों एक बात यहाँ पर करिए, इसकी मल्टीप्लाई इधर करिए, ठीक है? इसकी मल्टीप्लाई इधर करिए। तो मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर 12 आया, यहाँ पर 15,000 आया, तो यहाँ तो अगर दोनों की जगह सेम साइन है तो दोनों के बीच का अगर दोनों के बीच का सेम साइन है, दोनों यहाँ पर भी सेम साइन है, यहाँ पर भी सेम साइन है, तो मल्टीप्लाई करने पर जो आ रहा है उनके बीच का अंतर लेना है। अगर डिफरेंट साइन है, यहाँ पर मान लीजिए माइनस है, यहाँ पर प्लस है, या यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो आपको मल्टीप्लाई करने पर जो आया है वो उसे जोड़ना है, ठीक है? तो यहाँ पर तो सेम साइन है, इसलिए मल्टीप्लाई करने पर जो आया है ऐसे उनके बीच का डिफरेंस लेना है। तो डिफरेंस क्या आया? 3,000 का डिफरेंस क्या आया? 3,000 का। तो 2 यूनिट को 3,000 के बराबर कर देना है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी? देखिए 1 यूनिट की वैल्यू वास्तव में 1,500 के बराबर होगी। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है कि बताइए पी की आय क्या है और क्यू की आय क्या है? तो 1 यूनिट जो है 1500 को रिप्रेजेंट कर रहा है। पी की आय वास्तव में क्या थी? 5 यूनिट की। अगर मुझे बताना है पी की आय, तो मुझे 5 यूनिट का जवाब देना पड़ेगा। 5 यूनिट का जवाब, 5 यूनिट की वैल्यू तो कितने के बराबर होगी? 7500 के बराबर होगी। मतलब पी की आय जो है 7500 रुपए से। इसी प्रकार क्यू की अगर बनाना आए तो 4 यूनिट का जवाब देना पड़ेगा। 4 यूनिट का जवाब जो 4 यूनिट की वैल्यू जो होगी 6,000 के बराबर होगी। मतलब वास्तव में क्यू की जो आय है, मतलब जो वास्तव में क्यू की आय है वो 6,000 है। क्या है? 6,000 है। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी? हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए। दोस्तों यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है। तो ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, इसका कारण है ऑप्शन में कुछ गलती है, ठीक है? मैं इसे ऑप्शन सही कर दे रहा हूँ, इससे कोई दिक्कत कोई परेशानी ना आने पाए, ठीक है? हमसे पी की आय पूछा था तो यहाँ पर मैंने 7500 कर दिया। यहाँ पर मुझसे क्यू की आय पूछा गया था तो यहाँ पर मैंने 6,000 कर दिया, 6,000 कर दिया। कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है? यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें बहुत ही अच्छे वे में क्लियर है। यहाँ तक सारी चीजें बहुत ही अच्छे वे में क्लियर है। मैंने कहा ठीक है। 2 6 12, 2 6 12, 12,000, 3 5 15, 15,000 और 3,000 आएगा, एक बराबर 1,500 के आएगा, ठीक है? और 15 5 7500 के 4 बराबर 6,000, ठीक है? यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। अब आइए दोस्तों हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है? अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं? हाँ, अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। दोस्तों मुझे समझ में आ गया गलती कहाँ हुई थी, ठीक है? मैंने इसे सही किया था ऑप्शन को, लेकिन दूसरे को ऑप्शन में जाकर मैंने 7500 और 6,000 कर दिए थे, ठीक है? तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है? तो इस क्वेश्चन को आप पढ़िए, इस क्वेश्चन को आप देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए कह रहा है पी और क्यू की मासिक आय का जो अनुपात है 5:4 है, हाँ, और उनकी मासिक खर्च का अनुपात जो है 3:2 है, 3:2 है, हाँ, 3:2 है। कह रहा है कि पी और क्यू क्रमशः 7,000 रुपए और 6,000 रुपए की बचत करते हैं, तो उनकी व्यक्तिगत आय क्या होगी? व्यक्तिगत आय क्या होगी? हाँ, दूसरा जो मेथड है उस मेथड को आपको फॉलो करना है। दूसरा जो मेथड है आपके सामने, उसी मेथड को आपको फॉलो करना है, जिससे सारी चीजें क्लियर हो जाए, जिससे सारी चीजें क्लियर हो जाए, ठीक है? दोस्तों 2 व्यक्ति थे और पी और क्यू, उनकी मासिक आय का जो अनुपात है 5:4 है। तो मैंने जो आय का अनुपात है वो वास्तव में लिख लिया। कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कभी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो 2 व्यक्ति थे और उनकी आय का अनुपात 5:4 था। जब दोस्तों पी जो है 7,000 रुपए और क्यू जो है 6,000 रुपए बचत करता है, तो उनकी खर्च का अनुपात 3:2 हो जाता है, 3:2 हो जाता है। कब 3:2 होता है? कभी देखिए 3:2 तब होता है जब पी 7,000 रुपए
₹7,000 बचत करता है, ₹7,000 बचत करता है और Q जो है ₹6,000 बचत करता है, ₹6,000 बचत करता है। हाँ, तो P और Q के आय का अनुपात 5:4 था। जब दोस्तों P जो है ₹7,000 और Q जो है ₹6,000 बचत करता है, तो उनकी आय का अनुपात 3:2 होता है। हाँ, ठीक है? तो ऐसे डेटा लिख लेना है, ठीक है? अब क्या करना है आपको? आपको पता है कहोगे हाँ, हमें पता है। क्या करना है कहोगे? देखिए, इसकी मल्टीप्लाई हमें इधर करनी है। मैंने कहा ठीक है। तो भाई इसकी मल्टीप्लाई हमें इधर करनी है। मैंने कहा ठीक है। तो भाई देखिए, दोनों के बीच का मल्टीप्लाई करने पर जो आया है, उनके बीच का अंतर लिखना है, तो अंतर लिख लीजिए। अब क्या करना होगा? इसकी मल्टीप्लाई इधर करनी है, तो आया 14,000। इधर की मल्टीप्लाई करूँगा क्या आएगा? देखिए 3 छक 18,000 आएगा। तो 2 यूनिट, तो इनके बीच का अंतर क्या आएगा? देखिए 14,000 और 18,000 के बीच का अंतर आएगा 4,000 का। 4,000 का अंतर आएगा। तो 2 यूनिट बराबर है 4,000। 2 यूनिट बराबर है किसके? कहोगे 4,000 के। हाँ, हाँ। तो 1 यूनिट बराबर कितने के? 1 यूनिट वास्तव में 2,000 के बराबर होगा। 1 यूनिट जो होगा वास्तव में 2,000 के बराबर होगा। हाँ, हाँ। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है कहोगे? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। ठीक है? हमसे क्या पूछा है कहोगे? हमसे कह रहा है कि व्यक्तिगत आय क्या होगी? व्यक्तिगत आय क्या होगी? हाँ, हाँ। तो पहले व्यक्ति की व्यक्तिगत आय क्या थी? 5 यूनिट की। अगर वास्तव में बताना है तो 5 यूनिट का जवाब 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। 5 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? देखिए 1 यूनिट जो है 2,000 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 5 यूनिट वास्तव में 10,000 को रिप्रेजेंट करेगा। हाँ, हाँ। मतलब देखा जाए तो पहले व्यक्ति की व्यक्तिगत आय थी वो 10,000। इसी प्रकार दूसरे व्यक्ति की व्यक्तिगत आय कितनी? 4 यूनिट थी। अगर वास्तव में बताना है तो 4 यूनिट का जवाब निकालना, 4 यूनिट की वैल्यू निकालना पड़ेगा। बोल गया 4 यूनिट की वैल्यू वास्तव में 8,000 होगी। मतलब दूसरे व्यक्ति की व्यक्तिगत आय थी, दूसरे व्यक्ति की व्यक्तिगत आय जो थी 8,000 थी। क्या थी? 8,000 थी। आप मेरी बात से सहमत हो? हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी नहीं। हमें यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है? अब आइए दोस्तों हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब आइए दोस्तों हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप अगला क्वेश्चन देख रहे हैं कहोगे? हाँ, अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। पढ़िए अगला क्वेश्चन को, देखिए क्या कहना चाह रहा है कहोगे? देखिए, कह रहा है रोहन के पास एक डिब्बे में टॉफी तथा चॉकलेट का अनुपात 5:9 था। तो रोहन के पास एक डिब्बा था और उसमें टॉफी और चॉकलेट का जो अनुपात था 5:9 था। हाँ, वो दोस्तों उसने क्या किया? 10 टॉफी और 15 चॉकलेट खा गया। दोस्तों वो जो रोहन था उसने 10 टॉफी और 15 चॉकलेट खा गया, और जब खाया तो पता चला कि भैया अब डिब्बे में डिब्बे में टॉफी और चॉकलेट का अनुपात 1:2 हो गया है। हाँ, कह रहा है रोहन के पास अब कितनी टॉफियां बची हैं? रोहन के पास कितनी टॉफी बची है? हाँ, ठीक है? दोस्तों रोहन के पास एक डिब्बा था और उसमें टॉफी और चॉकलेट का अनुपात कुल मिलाकर 5:9 था। 5:9 था। टॉफी और चॉकलेट का अनुपात 5:9 था। जब दोस्तों रोहन 10 टॉफी और 15 चॉकलेट खा लेता है, तो ये जो अनुपात है टॉफी और चॉकलेट का, ये 1:2 हो जाता है। 1:2 हो जाता है। कब होता है कहोगे? देखिए, ये अनुपात जो टॉफी और चॉकलेट का अनुपात तब 1:2 होता है, तब 1:2 हो जाता है जब रोहन जो है 10 टॉफी खा लेता है और 15 चॉकलेट खा लेता है। हाँ, तो मैंने सारे डेटा ऐसे लिख दिए। अब क्या करना होगा? इसकी मल्टीप्लाई इधर करिए। 5 दूनी 10 हो गए हम। 1 की मल्टीप्लाई 9 से करूँगा 9, तो इनके बीच का अंतर आया क्या कहोगे? 1 आया। ठीक है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी कहोगे? नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं परेशानी। ठीक है? एक बात और मैं बता देता हूँ, अगर यहाँ पर दोनों जो डेटा लिखे गए हैं अगर समान है, तो आपको क्या करना है? इनके बीच के अंतर लेकर किसी एक में मल्टीप्लाई कर देना है और जो अंतर आना था वो अंतर आ जाएगा। ठीक है? तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब क्या करना होगा? देखिए इसकी मल्टीप्लाई इधर करिए। मैंने कहा ठीक है। तो भाई इसकी मल्टीप्लाई इधर करिए। मैंने कहा ठीक है। तो भाई देखिए मल्टीप्लाई करते हो तो 10 दूनी 20, 5 15, और तो आया इनके बीच का अंतर 5, तो 1 यूनिट बराबर 5 किया जाएगा यहाँ। ठीक है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी कभी नहीं है। हमसे पूछा था रोहन के पास अब कितनी टॉफियां बची हैं? हाँ, कितनी टॉफियां बची हैं? ये तो पूछा कभी? हाँ, यही तो हमसे पूछा है। यही हमसे पूछा है। एक बात बताइए, पहले रोहन के पास कितनी टॉफियां थी? पहले रोहन के पास अच्छा रोहन के पास कितनी टॉफियां थी कहोगे? देखिए पहले रोहन के पास तो 5 यूनिट टॉफियां थी। हाँ, यहाँ तो एक बात बताइए, अगर वास्तव में बताना है तो 5 यूनिट का जवाब निकालना पड़ेगा कहोगे? हाँ, तो 1 यूनिट जो है 5 को रिप्रेजेंट करिए, तो 5 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करिएगा कहोगे? 5 यूनिट जो है 25 को रिप्रेजेंट करिएगा। मतलब पहले रोहन के पास 25 टॉफियां थी। हाँ, एक बात बताइए, पहले रोहन के पास 25 टॉफियां थी, उसमें से 10 टॉफी वो खा गया था। 10 टॉफी खा गया था, तो उसके पास टॉफियां कितनी बची है कहोगे? 15 टॉफियां बची हैं। 15 टॉफियां बची हैं। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी कहोगे? नहीं, यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। हमें यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कहोगे? हाँ, अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। अगले क्वेश्चन को आप पढ़िए, देखिए क्या कहना चाह रहा है कहोगे? देखिए कह रहा है कि पी और क्यू की मासिक आय का जो अनुपात है 3:2 है। कह रहा है उनके मासिक व्यय का जो अनुपात है वो 4:3 है। कह रहा है यदि वे महीने के अंत में 2,000 और 1,000 बचत करते हैं, तो पी और क्यू की व्यक्तिगत आय क्या होगी? पी और क्यू की व्यक्तिगत आय क्या होगी? हाँ, हाँ, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को भी हम करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों पी और क्यू 2 व्यक्ति थे, उनकी मासिक आय का अनुपात 3:2 था।
हाँ, मासिक आय की अनुपात, मासिक आय का जो अनुपात था 3:2। हाँ, ठीक है। दोस्तों जब P कुल मिलाकर 2000 रुपए और Q जो है 1000 रुपए बचत करता है, तो उनके व्यय का अनुपात 4:3 हो जाता है। 4:3 हो जाता है। 4:3 कब होता है? तो 4:3 कब होता है? जब P जो है 2000 रुपए की बचत करता है और ये जो है 1000 रुपए की बचत करता है। हाँ, ठीक है। तो सारे डेटा ऐसे लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं, परेशान कोई नहीं। अब मैं चालू हो जाता हूँ। इसकी मल्टीप्लाई इधर करना है, कहोगे हाँ। इसकी मल्टीप्लाई इधर करना है, इसकी मल्टीप्लाई इधर करना है, कहोगे हाँ। इसकी मल्टीप्लाई इधर करना है, ठीक है। 3 तिया 9, 2 चौके 8, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 2 चौके 8 आया एक का अंतर। हाँ, एक का अंतर आया। कोई दिक्कत नहीं, परेशान कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं है। इसकी मल्टीप्लाई इधर करूंगा 6000, इसकी मल्टीप्लाई इधर करूंगा 4000 और अंतर आएगा 2000 का, मतलब एक यूनिट बराबर है 2000 रुपए। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी क्यों हमें कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं है। हमसे पूछा था पी और क्यू की व्यक्तिगत आय, तो पी की व्यक्तिगत आय क्या थी, कितनी थी? तो 3 यूनिट थी। अगर वास्तव में बताना है तो 3 यूनिट का जवाब निकालना पड़ेगा, तो हाँ। तो एक यूनिट जो है 2000 को रिप्रेजेंट करिए, तो 3 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करिए, तो 6000। मतलब पी की जो व्यक्तिगत आय थी वो 6000 थी। इसी प्रकार क्यू की व्यक्तिगत आय कितनी थी? तो 2 यूनिट। अगर वास्तव में बताना है तो 2 यूनिट का जवाब निकालना पड़ेगा, बोलो हाँ। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी के बराबर होगी? तो 4000 के बराबर होगी। मतलब पी क्यू की जो व्यक्तिगत आय है वो कुल मिलाकर 4000 है। क्या है? 4000 है। हाँ, क्यू की व्यक्तिगत आय जो है 4000 है। यहाँ तक बताइए, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन को भी आप कर लीजिए, इस क्वेश्चन में भी दम नहीं है। पढ़िए इस क्वेश्चन को, देखिए क्या कहना चाह रहा है, देखिए कह रहा है कि एक नौसेना के बेड़े में युद्ध से पहले विमान वाहक पोत और पनडुब्बियों का अनुपात जो था 3:1 था। हाँ, तो एक नौसेना के बेड़े में युद्ध से पहले जो था विमान वाहक पोत और पनडुब्बियों का अनुपात 3:1। हाँ, युद्ध युद्ध के दौरान युद्ध जब हुआ तो पता चला कि ये 400 पोत जो है और 100 पनडुब्बियां नष्ट हो गई। अब पोत और पनडुब्बियों का जो अनुपात है 8:3 हो गया है। कह रहा है युद्ध के बाद बेड़े में पोत की वर्तमान संख्या क्या है? हाँ, ठीक है। आइए हम पता करने की कोशिश करते हैं कि युद्ध के बाद बेड़े में पोत की संख्या, वर्तमान संख्या क्या है, ठीक है। दोस्तों एक नौसेना था, दोस्तों एक नौसेना के बेड़े में विमान वाहक पोत और पनडुब्बियों का अनुपात 3:1 था। यदि इसका मतलब ये है कि यदि विमान वाहक पोतों की संख्या कुल मिलाकर 3 था, तो पनडुब्बियों का संख्या वास्तव में 1 यूनिट था। हाँ, ठीक है। तो विमान वाहक पोत और पनडुब्बियों का अनुपात 3:1 था। जब दोस्तों युद्ध हुआ, दोस्तों युद्ध होने पर 400 पोत और 100 पनडुब्बियां नष्ट हो गई, जिससे पोत और पनडुब्बियों का अनुपात 8:3 हो गया। 8:3 हो गया। 8:3 कब हुआ है? विमान वाहक पोत और पनडुब्बियों का अनुपात हो गया जब 400 पोत और 100 पनडुब्बियां नष्ट हुई हैं, तब हुआ है विमान वाहक पोत और पनडुब्बियों का अनुपात 8:3। तो मैंने सारे डेटा ऐसे लिख दिया। अब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 तिया 9 हो गया। हाँ, 3 तिया 9, 8 1 8। हाँ, अंतर आया 1 का। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 800 आया। हाँ, यहाँ पर करूंगा तो आएगा 1200, और 800 और 1200 के बीच का अंतर होता है 400 का, तो यहाँ पर 400 लिख लिया। हाँ, एक यूनिट जो है 400 गाड़ियों को रिप्रेजेंट कर रहा है। 404 एक यूनिट जो है 400 को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ, हमसे क्या पूछा, कभी हमसे पूछा है युद्ध के बाद बेड़े में पोतों की वर्तमान संख्या क्या है। दोस्तों एक बात बताइए, पहले पोतों की संख्या कितनी थी? कभी देखिए, पहले बेड़े में पोतों की संख्या वास्तव में 3 यूनिट थी। अगर वास्तव में बताना है तो 3 यूनिट की वैल्यू बतानी पड़ेगी, तो यहाँ तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी के बराबर है? देखिए एक यूनिट जो है 400 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 3 यूनिट वास्तव में 1200 को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब पहले बेड़े में देखा है तो पोतों की संख्या 1200 थी। हाँ, तो पहले पोतों की संख्या कुल मिलाकर 1200 थी। जब लड़ाई हुआ, जब युद्ध हुआ तो 400 पोत तो नष्ट हो गए, कहोगे हाँ। तो वर्तमान में कितने पोत बचे हैं? कहोगे वर्तमान में देखा जाए तो 800 पोत बचे हैं। वर्तमान में 800 पोत बचे हैं। हाँ, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी को हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई, कहोगे हाँ, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है। यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है, ठीक है। अब आइए दोस्तों हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये आज का हम अच्छा ये आइए हम इस क्वेश्चन को भी यहाँ पर सोल्व करने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, कहोगे हाँ, अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। पढ़िए अगला क्वेश्चन, देखिए क्या कहना चाह रहा है, कहोगे देखिए। कह रहा है आर्यन के पास एक बॉक्स में पेंसिल और रबर का अनुपात जो था 6:1। कह रहा है पेंसिल और रबर का जो अनुपात था 6:5। कह रहा है आर्यन के पास एक बॉक्स में पेंसिल और रबर का जो अनुपात है वो 6:5। मतलब यदि कुल मिलाकर 6 पेंसिल है तो रबर की संख्या कितनी है? तो 5 यूनिट है। हाँ, कह रहा है कुछ पेंसिल खो जाने के बाद, कह रहा है कुछ पेंसिल खो जाने के बाद उनका नया अनुपात 4:5 होता है। मतलब पेंसिल खो जाने के बाद पेंसिल और रबर का अनुपात 4:5 हो जाता है। हाँ, ठीक है। कह रहा है कि यदि शुरुआत में उसके पास कुल मिलाकर 110 वस्तुएं थी, तो उसके पास अब कुल कितनी वस्तुएं बची हैं? हाँ,
ठीक है। दोस्तों आर्यन के पास एक ज्योमेट्री बॉक्स था, उसमें पेंसिल और रबर का जो अनुपात था 6:5 था। तो ये पेंसिल और रबर का अनुपात 6:5 का प्राप्त हुआ होगा। देखिए, जब पेंसिल जितने पेंसिल थे उसे रखा गया होगा और जितने पेंसिल की संख्या को रखा गया होगा और रबर की संख्या को रखा गया होगा और उनको किसी से डिवाइड किया गया होगा, किसी संख्या से डिवाइड किया गया होगा, तब आया होगा 6:5। अब मान लीजिए दोस्तों पेंसिल की संख्या और रबर की संख्या को x से डिवाइड करने पर 6:5 आया है। अगर दोस्तों x से डिवाइड करने पर 6:5 आया है, तो अगर मैं x से इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूं तो वास्तव में पेंसिल की जितनी संख्या थी और रबर की जितनी संख्या थी वो मिलेगी। तो हाँ, तो मैंने x से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 6x मिलेगा और मल्टीप्लाई उधर करता हूं तो 5x मिलेगा। मतलब देखा जाए तो पहले पेंसिल की संख्या 6x थी और रबर की संख्या कुल मिलाकर 5x थी। हाँ, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। पहले दोस्तों एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, गलती हो रही है। ठीक है, गलती हो रही है। ठीक है, एक मिनट, गलती हो रही है। ठीक है दोस्तों, आर्यन के पास एक ज्योमेट्री बॉक्स था, एक ज्योमेट्री बॉक्स था। हाँ, उसमें पेंसिल और रबर का जो अनुपात था, पेंसिल और रबर का जो अनुपात था 6:5। 6:5। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यदि पेंसिलों की संख्या 6 यूनिट थी तो रबर की संख्या कुल मिलाकर 5 यूनिट। ठीक है, तो इस प्रकार देखा जाए तो ज्योमेट्री बॉक्स में पेंसिल और रबर की संख्या कुल मिलाकर कितनी थी? 11 यूनिट थी। 11 यूनिट थी। हाँ, 11 यूनिट थी। लेकिन क्वेश्चन में सीधे सीधे अपने आप ही कह रहा है कि भैया पहले उसके पास कुल मिलाकर 110 वस्तुएं थी। दोस्तों अगर मैं इसके अनुसार देखूं तो पहले कुल मिलाकर देखा जाए तो 11 वस्तुएं थी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 110 थी। मतलब 11 यूनिट बराबर 110 थी। मैं दो तरीके से कराऊंगा, आपको मेरी बात सुनते रहना बस। तो 11 यूनिट बराबर 110 के, तो 1 यूनिट बराबर कितने के होगा? 1 यूनिट वास्तव में 10 के बराबर होगा। हाँ, 10 के बराबर, 10 वस्तु के बराबर होगा। ठीक है, तो पहले पेंसिल की संख्या कितनी थी? 6 यूनिट थी। अगर वास्तव में बताना है तो 6 यूनिट का जवाब देना पड़ेगा। तो 6 यूनिट की वैल्यू आ गई 8। मतलब देखें तो पहले बॉक्स में 60 पेंसिलें थी और 50 क्या थे? रबर थे। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। तो इसे निकालने में आपको टाइम नहीं लगना चाहिए। ठीक है, मुश्किल से चुटकियों का काम है, मुश्किल से चुटकियों का काम है। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। हाँ, ठीक है, तो पेंसिल की संख्या कितनी थी? 60 थी। हाँ, रबर की संख्या कितनी थी? रबर की संख्या वास्तव में पहले 50 थी। मान लीजिए इसमें से जितनी पेंसिल थी उसमें से कुछ पेंसिल खो गया। ओके, मान लीजिए एक्स पेंसिल खो गया। तो एक बात बताइए, अगर कुल मिलाकर 60 पेंसिल थी उसमें से एक पेंसिल खो गया तो कितनी पेंसिल बची है? इतनी पेंसिल बची है। ठीक है, तो दोस्तों आप मुझे बताइए पेंसिल खोने के बाद जितनी पेंसिल बची है उसका और रबर का अनुपात क्या होगा? देखिए, कुछ पेंसिल खोने के बाद इतनी पेंसिल बची है। तो देखिए पहले रबर 50 थी और खोलने के बाद पेंसिल खोने के बाद इतनी पेंसिल बची है। तो इस प्रकार देखा है तो अब वास्तव में पेंसिल और पेन का रबर का अनुपात, पेंसिल और रबर का अनुपात कितना हो गया है? लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 4:5 हो गया है। मतलब ये बराबर है इसके। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं। अब मैं 3 मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। अगर मैं 3 मल्टीप्लाई करता हूँ तो 5 30 300 आया, यहाँ पर 520 200 आया। हाँ, एक साइड 300 आ रहा है, एक साइड 200 आ रहा है। दोनों के बीच अगर मैं एक साइड ले जाता हूँ तो दोनों आपस में घटेंगे। तो इस प्रकार आएगा x बराबर, इस प्रकार आएगा 100 आएगा। इनके बीच का अंतर आएगा 100। आप लोग 5 की मल्टीप्लाई x से करूंगा तो आएगा 5x। 5x बराबर आएगा 100 के। हाँ, तो x बराबर आएगा 20 के। हाँ, इस प्रकार देखा है तो पेंसिल खोई थी उनकी संख्या वास्तव में 20 थी। हाँ, एक बात बताइए, हमसे क्या पूछा है? हमसे कह रहा है कि भैया कुल कितनी वस्तुएं बची है? तो कुल मिलाकर 110 वस्तुएं थी। हाँ, 110 वस्तुएं थी। 110 वस्तुएं थी जिसमें से 20 वस्तुएं खो गई है। हाँ, 20 पेंसिल खो गई है। तो इस प्रकार 90 वस्तुएं अभी भी बची है। लेकिन क्या आपको ऐसे करना है? नहीं, आपको ऐसे नहीं करना, आपको दूसरा तरीका अपनाना है। एक बात बताऊं, अगर ऐसे भी करते हो तब भी आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन इससे भी तेजी से हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। कैसे? आइए मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ। आइए मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ। दोस्तों आर्यन के पास एक बॉक्स था, उसमें पेंसिल और रबर का अनुपात 6:5 था। तो एक ज्योमेट्री बॉक्स था, उसमें पेंसिल और रबर वास्तव में 6:5 के रेशियो में थी। हाँ, मतलब यदि कुल मिलाकर ज्योमेट्री के अंदर 6 पेंसिल थी और तो रबर की संख्या कुल मिलाकर 5 थी। हाँ, ठीक है, दोस्तों इसमें से कुछ पेंसिल खो गया जिसकी वजह से पेंसिल और पेन का अनुपात, पेंसिल और रबर का अनुपात 4:5 हो गया। हाँ, तो केवल पेंसिल खोई है। दोस्तों केवल पेंसिल खोई है ज्योमेट्री बॉक्स में से। तो पहले जितना रबर था उतना तो आज भी रबर होगा। कभी हाँ, तो पहले रबर कितना था? कभी 5 था और वास्तव में आज भी 5 है। कभी हाँ, तो सारी चीजें सही है। कभी हाँ, सारी चीजें सही है। ठीक है, दोस्तों केवल पेंसिल खोई है तो ऐसी स्थिति में पेंसिल की संख्या में कमी आ सकती है, लेकिन रबर की संख्या में कमी नहीं आएगी। मतलब जब जितना रबर था पहले उतना आज भी रबर होगा। तो पहले रबर कितना था? 5 था, आज भी 5 है। हाँ, तो सारी चीजें ओके है।
ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी को बनी हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अगर वास्तव में यहाँ पर 3 तो अगर यहाँ पर वास्तव में 5 रबर होता, यहाँ पर 3 रबर होता, तो हमें दोनों जो है बराबर करना होता, क्योंकि हमें पता है कि भैया दोनों स्थितियों में रबर की संख्या तो बराबर होगी। पहले अगर 5 था तो आज भी 5 होगा, अगर 10 था पहले तो आज भी 10 होगा, तो दोनों जगह बराबर करना होता। लेकिन ये पहले से बराबर है तो कोई बराबर करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अब सारी चीजें करनी है, ठीक है। दोस्तों एक बात बताइए, पहले रबर थी 6 यूनिट, दोस्तों पहले कुल मिलाकर देखा जाए तो वस्तुओं की संख्या कितनी थी, तो देखिए पहले 6 पेंसिल थी और 5 रबर थे, तो इस प्रकार पहले वस्तुओं की संख्या वास्तव में 11 यूनिट, हाँ 11 यूनिट, हाँ। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 110 थी, हाँ 110 थी, कोई दिक्कत नहीं, पसंद तो हमें कोई दिक्कत नहीं, पसंद नहीं। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर हुई, तो 1 यूनिट की वैल्यू वास्तव में 90 के बराबर, 1 यूनिट की वैल्यू वास्तव में 10 के बराबर होगी, हाँ, ठीक है। दोस्तों हमसे क्या पूछा, कभी हमसे पूछा कि बताइए उसके पास कुल कितनी वस्तुएं बची हैं। तो अब कुल कितनी वस्तुएं बची है, देखिए 4 तो रबर बचे हैं और 5 4 पेंसिल बची हैं और 5 रबर बचे हैं, तो इस प्रकार 9 वस्तुएं बची हैं। तो 1 यूनिट जो है 10 को रिप्रेजेंट करिए, तो 9 यूनिट रिप्रेजेंट करिए, हाँ, 90 को रिप्रेजेंट करिए, मतलब अब वास्तव में बचे हैं 90 वस्तुएं, 90 वस्तुएं बची हैं, हाँ। आप दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, हाँ, कैसे मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों एक बात होती है, पहले पेंसिल की संख्या 6 थी, हो गया, हाँ। और खोने के बाद पेंसिल की संख्या 4 यूनिट बची है, हो गया, हाँ। तो कितनी पेंसिल खो गई है, हो गया, देखिए 2 यूनिट पेंसिल खो गई है, 2 यूनिट पेंसिल खो गई है, हाँ। तो अगर वास्तव में बताना है कितनी पेंसिल खोई है, तो 2 यूनिट का जवाब देना पड़ेगा, हो गया, हाँ। तो 1 यूनिट जो है 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 2 यूनिट वास्तव में 20 को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब वास्तव में 20 पेंसिल खोई है। तो 110 दोस्तों 110 वस्तुएं थी, हो गया, हाँ 110 वस्तुएं थी, उसमें से 20 वस्तुएं खो गई है, हो गया। इस प्रकार अब कितनी बची है, हो गया 90 वस्तुएं बची हैं, 90 वस्तुएं बची हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो आप इस तरीके से भी जाकर निकाल सकते थे, हाँ ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, इस क्वेश्चन को भी आप देख लीजिए फिलहाल, ठीक है, इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि 2 विषय गणित और विज्ञान की परीक्षा में आर्यन के अंकों का अनुपात जो है 8:13 है, हाँ। मतलब यदि आर्यन को गणित में 8 अंक मिले हैं, तो विज्ञान में उसे कुल मिलाकर 13 अंक मिले हैं, हाँ 13 यूनिट अंक मिले हैं। कह रहा है यदि विज्ञान की तुलना में उसे कुल मिलाकर 25 अंक कम मिलते हैं, तो आर्यन को गणित में कुल अंक कितने मिलते हैं, हाँ। ठीक है, तो आइए हम पता करने की कोशिश करते हैं कि आर्यन को गणित में कुल कितने अंक कम मिले हैं, अगर गणित में उसे 25 अंक, विज्ञान की तुलना में उसे गणित में 25 अंक कम मिले हैं, हाँ। ठीक है, दोस्तों आर्यन नाम का एक लड़का था और उसके गणित और विज्ञान में मिले अंकों का जो अनुपात था वो 8:13 था, हाँ। मतलब यदि गणित में उसे यदि मतलब यही है कि यदि उसे गणित में 8 अंक मिले हैं, तो उसे विज्ञान में कुल मिलाकर 13 अंक मिले हैं, हाँ। एक बात बताइए, उसे मैथ में कुल मिलाकर 8 अंक मिले थे और विज्ञान में उसे 13 अंक मिले थे, तो हाँ। इस प्रकार आर्यन को गणित मैथ की तुलना में विज्ञान में कितने अंक अधिक मिले हैं, तो 5 अंक अधिक मिले हैं, 5 यूनिट अंक अधिक मिले हैं, 5 यूनिट अंक अधिक मिले हैं, हाँ। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 5 यूनिट अंक नहीं मिले हैं अधिक, 25 अंक मिले हैं अधिक, मतलब 5 यूनिट बराबर है 25 के, हाँ। तो 1 यूनिट कितने के बराबर है, 1 यूनिट वास्तव में 5 अंक के बराबर है, हाँ। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे कह रहा है कि बताइए उसे गणित में कितने अंक मिले, तो गणित में कुल कितने यूनिट अंक मिले थे, 8 यूनिट अंक मिले थे। अगर वास्तव में बताना है तो 8 यूनिट की वैल्यू बतानी पड़ेगी, हाँ। तो 1 यूनिट जो है 5 अंक को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 8 यूनिट वास्तव में 40 अंक को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब वास्तव में मैथ में उसे 40 अंक मिले थे, हाँ। कोई दिक्कत नहीं, परेशान को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इसी के साथ आइए हम इस क्वेश्चन को भी हम यहीं पर सोल्व कर लेते हैं। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, तो हाँ इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। पढ़िए इस क्वेश्चन को क्या कहना चाह रहा है, तो देखिए कह रहा है कि रोहन के गणित और विज्ञान की परीक्षा में अंकों का जो अनुपात है 4:7 है। मतलब रोहन को यदि गणित में कुल मिलाकर 4 अंक मिले हैं, तो विज्ञान में उसे 7 अंक मिले हैं, हाँ। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है यदि उसे गणित की तुलना में विज्ञान में 21 अंक अधिक मिलते हैं, तो बताइए उसे गणित में कितने अंक प्राप्त हुए हैं, हाँ। ठीक है, गणित में कितने अंक प्राप्त हुए। तो रोहन नाम का एक लड़का था, उसे मैथ और विज्ञान में तो रोहन नाम का एक लड़का था और उसे मैथ और विज्ञान में मिले अंकों का जो अनुपात है 4:7, हाँ। इसका मतलब यही है कि यदि रोहन को कुल मिलाकर मैथ में 4 यूनिट अंक मिले थे, तो उसे विज्ञान में 7 यूनिट अंक मिले थे, हाँ। एक बात बताइए, रोहन को मैथ में 4 यूनिट अंक मिले थे और विज्ञान में 7 यूनिट मिले थे, तो रोहन को मैथ की तुलना में विज्ञान में कुल कितने अंक अधिक मिले हैं, क्योंकि 3 यूनिट अंक अधिक मिले। लेकिन क्वेश्चन कह रहे हैं 21 अंक अधिक मिले, मतलब 3 यूनिट बराबर 21 के, हाँ। तो 1 यूनिट बराबर कितनी हो गई, 7, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, परेशान को नहीं। हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे कह रहा है कि बताइए, हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे कह रहा है कि बताइए मैथ में उसे कितने अंक मिले। आपसे साइंस का भी पूछ सकता है, साइंस का भी पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अगर वास्तव में बताना है कि मैथ में कुल कितने अंक मिले हैं, तो 4 यूनिट की वैल्यू बतानी पड़ेगी, तो
तो 1 यूनिट जो है 7 अंक को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 7 यूनिट 4 यूनिट वास्तव में 28 को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब मैथ में उसे 28 अंक मिले थे। अगर मैं यहीं पर पूछ लेता कि भैया विज्ञान में कितने अंक मिले हैं, तो कहूँगा देखिए, अगर वास्तव में बताना है तो 7 यूनिट का जवाब देना पड़ेगा। कहूँगा देखिए 1 यूनिट जो है 7 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 7 यूनिट वास्तव में 49 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखा जाए तो विज्ञान में रोहन को 49 अंक मिले हैं। अब तो इस प्रकार आप तेजी से जवाब देकर निकल सकते हैं। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे वे में, बहुत ही अच्छे वे में समझ में आई होंगी, ठीक है? बहुत ही अच्छे वे में आपको समझ में आई होगी, ठीक है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी, यहाँ पे कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलेंगे कल इसी ऊर्जा और इसी उत्साह के साथ। दीजिए आज के लिए इजाज़त, नमस्कार।